नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल हम थे आशना, जिसकी ये तीसरी एपिसोड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में गया था। बुराक इस वक्त सो रहा था, लेकिन मिर्ज़ा साहब उसके चेहरे की हालत देखते परेशान हो उठे थे। उन्हें सारी बात बताकर वो पुरसुकून करता कमरे में चला गया था। कमरे में जाकर फ्रेश होते खाना खाया और फिर अपने चेहरे पर डॉक्टर की बताई ट्यूब लगाई थी, जो वो आते वक्त लेके आया था। उसका इरादा मुराद खान को लंबे अरसे तक जेल में रखवाना था और इस काम के लिए वो आज शाम को पुलिस स्टेशन जाने वाला था। उसने बुराक के आइडिया पर अमल करते जंजबील को मनाना चाहा था और उसके बेहिस्सो हरकत वजूद को देखते वो मान भी गई थी, मगर फिर उसके ड्रामे के ड्रॉप सीन पर वो फिर नाराज़ हो चुकी थी और पहले से भी बढ़कर उसकी भी बातें याद करता वो बेइख्तियार मुस्कुराए जा रहा था। जंजबील के अंदाज ने उसे बता दिया था कि वो आज भी उसी को चाहती है। वो हरगिज़ भी जंजबील को खोना नहीं चाहता था। तभी अब संजीदगी से उसे मनाने के बारे में सोचना था। माहिर से उसे कोई खतरा नहीं था। वो जानता था कि जंजबील कभी भी उसका साथ नहीं अपनाएगी, क्योंकि वो माहिर से नहीं बेहसाद से मोहब्बत करती थी। अपने चेहरे पर ट्यूब लगाकर उसने आईने में अपनी शक्ल देखी थी, जहाँ जगह जगह सफ़ेद रंग की क्रीम लगी हुई थी। कुछ सोचकर उसने फ़ोन निकाला और जंजबील का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी। तकरीबन 2 मिनट बाद कॉल रिसीव हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ नन्ही सी मासूम और कुछ बारीक सी आवाज़ सुनाई दी थी, जिसे सुनता वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। आप भी, मेरी गुड़िया कैसी है? बेजार ने मुस्कुराते हुए पूछा था। सारी कल्फत गुम सी होती महसूस हुई थी। मैं ठीक हूँ। आप कौन हैं? अब्रिश ने संजीदगी से बड़ों की तरह सवाल किया था। मैं आपका बाबा हूँ। बुराक का बाबा? बेजार ने नरमी से कहा। बाबा? मेरे बाबा? रॉकी कहाँ है? बाबा लफ्ज़ सुनती वो खुशी से चहकती इस्तफ़ार करने लगी। जी मेरी जान, मैं आपका बाबा हूँ और रॉकी अभी सो रहा है। बेजार ने उसकी मासूम बातें सुनते जवाब दिया। उसे उठाइए ना, मुझे उसके साथ खेलना है। अब्रिश ने फरमाइश की थी। उसकी मासूम फरमाइश सुनकर वो बेसाख्ता हंसा था। भला फ़ोन में वो कैसे उसके साथ खेल सकती थी? हम कल आपके घर आएंगे, फिर खूब सारा खेलेंगे। बेजार ने उसे बहलाया था। आबी को अभी खेलना है, अब्रिश ने होंठ लटकाए कहा था। मम्मी की जान किससे बात कर रही है? बेजाद को फ़ोन के पार जंजबील की आवाज़ सुनाई दी थी और उसकी नरम आवाज़ को उसने हसरत से सुना था कि ये लहजा कभी उसकी कभी ज़िंदगी का हिस्सा हासिल हुआ करता था। बाबा के साथ? अब्रिश के जवाब पर कुछ पल की खामोशी छा गई थी। यकीनन जंजबील को उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसा कोई जवाब सुनने को मिलेगा। बी अम्मा ने अब्रिश के लिए खीर बनाई है, अब्रिश को खानी है? संजबील ने उसके हाथ से फ़ोन थाम कर कहा तो वो तेज़ी से सर हिलाती बगैर जवाब दिए बाहर की जानिब भागी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? संजबील का लहजा सच था और अंदाज बेरहम। हिम्मत तो बहुत है, इसकी तो तुम बात ही मत करो। बेजार ने नाक से मक्खी उड़ाई थी, मगर यह सच था कि जंजबील के अंदाज ने उसे तकलीफ़ दी थी। मुझे बात करनी ही नहीं है, तल्खी से कहकर उसने फ़ोन रखना चाहा था जब उसके फ़ोन पर वीडियो कॉल आने लगी थी। मुझे तुम्हारी धोखेबाज शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है बेजाद गज़नवी। संजबील ने वीडियो कॉल कट करते मैसेज किया था। आज दोपहर तक मैं गाजी था, अब बेजाद गज़नवी हो गया। फ़ौरन जवाब आया था, जिसने संजबील को खुद को कोसने पर मजबूर कर दिया था। गलती हो गई, माफ़ करो। झुंझलाकर जवाब भेजा और फ़ोन साइड पर पटा। अभी 2 सेकंड भी नहीं गुजरे थे जब फिर से वीडियो कॉल आने लगी। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? कॉल उठाकर उसने फ़ोन सामने किया था, जहाँ सामने ही बेजाद का करीम की वजह से जगह जगह से सफ़ेद हुआ चेहरा नज़र आ रहा था। संजबील के दिल में ठेस उठी थी, लेकिन चेहरा बेतासुर ही रहा था कि वो हरगिज़ भी बेजाद को खुशफहमी का शिकार नहीं होने देना चाहती थी। एक बार मुझे मेरा कसूर बता दो बेला, इसके बाद जो सज़ा दोगी मंजूर होगी। उसकी हर बात नज़रअंदाज करके संजीदगी से कहा। अंदाज में बेबसी थी। नज़रें जंजबील पर टिकी थी, जो सर पर दुपट्टा ओढ़े चेहरे पर नापसंदीदगी के तासुरात सजाए हुए थी। उसकी बुरी आंखों में अपने लिए नफरत देखना बेजाद के बस से बाहर होने लगा था। इतने अनजान मत बनो बेजाद गज़नवी, तुम तो जैसे जानते ही नहीं हो। खैर, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, बेहतर होगा मेरा पीछा छोड़ दो। जंजबील ने 2 टोक कहा। अपना कसूर जाने बगैर तो हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। बेजार ने भी 2 टोक कहा। अपना कसूर जानकर छोड़ दोगे मेरा पीछा? संजबील ने बेतासुर लहजे में पूछा। ये तो कसूर पर डिपेंड करता है, अगर मैं कसूरवार हुआ तो छोड़ दूंगा। बेजाद ने कंधे झुकाए तो वो इस्तज़ाइया हंसी। कितना यकीन था उसे कि वो बेकसूर है, जबकि जंजबील की नज़र में वो अच्छे से जानता था कि जंजबील की ज़िंदगी तबाह करने में उसका ही हाथ है। ठीक है, कल मैं तुम्हें तुम्हारा कसूर बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। संजबील ने हामी भरते कहा था। वो इन हरगिज़ भी बेजाद के धोखे में नहीं आना चाहती थी। कैसी शर्त? बेजार ने नासमझी से पूछा था। सब कुछ जानने के बाद तुम मेरा पीछा
छोड़ दोगे और मुझे तुम्हारी कंपनी में जॉब करने पर भी मजबूर नहीं करोगे। संजबीर ने शर्ट सामने रखी तो वो गहरा सांस भरकर रह गया। मैं ना सिर्फ तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा बल्कि तुम्हें मेरी कंपनी छोड़ने से भी नहीं रोकूंगा और ना ही तुम पर कोई जुर्माना आयद होगा, लेकिन तब ही जब मैं कसूरवार साबित हुआ। बेजाद ने उसकी शर्त मानते हुए कहा। संजबीर को यकीन था कि बेजाद कसूरवार है, जबकि बेजाद को अपनी गुनाही का यकीन था कि उसने संजबीर के साथ कोई बेवफाई नहीं की। अब देखना यह था कि किसका यकीन जीतने वाला था, और यह तो कल ही पता चलना था। अगला दिन एक बार फिर शुरू हो चुका था। वो इस वक्त ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। सामने ही मिर्ज़ा साहब और बुराक बैठे नाश्ते में मसरूफ़ थे। कल शाम को बेजाद का चेहरा देखकर बुराक इतना परेशान हुआ था कि रोना शुरू कर दिया था। उसे रोता देखकर बेजाद ने बहुत मुश्किल से उसे चुप करवाते बहलाया था कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। बेजाद को जब कभी भी चोट लगती थी उसका यही हाल होता था। वो बहुत पैनिक कर जाता था और उसके उस डर के पीछे भी एक वजह थी। अब भी नाश्ते के दौरान वो बार बार बेजाद के चेहरे को देख रहा था, जहाँ पर नील अभी भी वाजे थे। उसके चेहरे से छलकती परेशानी पर बेजाद ने एक गहरा सांस भरा था। नाश्ता करके उसकी तरफ मतवज्जे हुआ था। मुझे कुछ नहीं हुआ बुराक, बाबा बिल्कुल ठीक है। ये बस मामूली सी चोट है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप तो मेरे चैम्पियन हैं ना, और चैम्पियन बिल्कुल नहीं रोते, वो बहुत बहादुर होते हैं। ओके, उसने बुराक को समझाकर तस्दीक चाही तो वो अपनी कुर्सी से उठकर उसके करीब आता, उसके गले लगता, उसकी गर्दन में मुँह छुपा गया। आपको दर्द हो रहा है? बुराक ने रूहान से होते पूछा। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा, और वैसे भी मर्द को दर्द नहीं होता। नरमी से उसकी आंखों से देखते निकलते आंसू साफ करके बेजाद ने आखिर में शरारत से कहा था। बेजाद ठीक कह रहा है बुराक, वो बिल्कुल ठीक है। आप नाश्ता कर लो, फिर स्कूल भी जाना है। मिर्ज़ा साहब ने बुराक को समझाया तो वो वापस अपनी चेयर पर आन बैठा। बाकी नाश्ता बेजाद ने अपने हाथों से उसे करवाया था। बुराक स्कूल जाना नहीं चाहता था कि उसे बेजाद के साथ रहना था, लेकिन बेजाद ने समझा बुझाकर उसे स्कूल भेज दिया था। मिर्ज़ा साहब घर पर ही थे। मुलाजिम को उनका ख्याल रखने की ताकीद करते वो ऑफिस के लिए निकला था। कल वो पुलिस स्टेशन गया था, मगर वहाँ से पता चला कि मुराद 1.5 घंटे में ही ज़मानत करवा कर रिहा हो गया था, जिस पर बेजाद पेचो ताब खाकर रह गया था। जब वो वापस पहुंचा तो तकरीबन सभी ऑफिस आ चुके थे। सभी वर्कर्स उसका चेहरा देखते कुछ हैरान परेशान थे। कल जिन्हें बेजाद की मौत की खबर मिली थी उनको बता दिया गया था कि ये सब बस एक गलत फहमी थी। वो आगे बढ़ रहा था जब यकदम मैना उसके रास्ते में आई थी। बेजाद ने माथे पर नागवारी के बल सजाए उसे घूरा था। आप कैसे हैं बॉस, ठीक तो है ना? पता है कल मैं कितना परेशान हो गई थी? आंखों में नमी लिए ऐना ने बेजाद को तकते हुए कहा तो बेजाद ने चौंक कर उसे देखा। इतना जज्बाती तो कोई वर्कर नहीं होता था। फिर ये तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना? मेरे लिए परेशान होने के लिए मेरे अपने मौजूद हैं, बेजाद ने उसे जताया था। आपका मेरे दिल में जो मकाम है उसे कैसे नज़रअंदाज कर देती बॉस? मुझे हमेशा आपकी फ़िक्र रहती है। ऐना ने ना चाहते हुए भी दिल का हाल बयान किया था। मैंने कहा ना कि मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, और अभी तक मेरा तुम्हारी तरफ एक हिसाब रहता है जिस पर मुझे तुमसे बात करने का वक्त नहीं मिला, इसलिए अभी मेरे ऑफिस पहुंचो। सख्त से लहजे में कहकर वो रुका नहीं था बल्कि अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। संजबीर का कैबिन खाली था। वो शायद अभी तक ऑफिस नहीं आई थी, जबकि माहिर सदीकी अपने ऑफिस में ही मौजूद था। अपने कैबिन में पहुंचे उसे 5 मिनट ही हुए थे जब ऐना दरवाजे पर दस्तक देती अंदर चली आई थी। जी कहिए बॉस, आप किस बारे में बात कर रहे थे? ऐना ने नज़र बेजाद के चेहरे पर जमाए कहा था, जहाँ नील पड़े हुए थे। तुम्हारी संजबीर के साथ क्या दुश्मनी है? उसने बगैर तमहीद बांधे गौर से ऐना का चेहरा देखते कहा था, जिसका रंग जर्द पड़ा था। मेरी क्यों उससे दुश्मनी होने लगी बॉस? ऐना ने घबराहट पर काबू पाते हुए उल्टा सवाल किया तो वो चेयर की पुश्त से टेक लगाए उसे देखने लगा, जहाँ घबराहट साफ यहाँ थी। ये तो तुम मुझे बताओगी, है ना? बेजाद ने नागवारी से कहा। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है बॉस, आपसे झूठ कहा गया है उसने। ज़रूर मुझसे जलती होगी तभी चुगली लगाने पहुंच गई। ऐना ने बेजाद को संजबीर के खिलाफ भड़काना चाहा था और वो भड़क भी उठा था, लेकिन संजबीर के खिलाफ सुनकर माइंड योर लैंग्वेज है ना। आज के बाद संजबीर के बारे में इस तरह से बात करने का सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात चुगली की, तो ये संजबीर की नहीं तुम्हारी आदत है। तुमने पार्टी में जो कहा वो मुझसे ढका छुपा नहीं है। इससे पहले भी तुमने ऐसी एक गलती की थी और मैंने तुम्हें वार्निंग के साथ माफ़ कर दिया था, मगर अब नहीं। अपना हिसाब किताब क्लियर करवा लो, आज तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन है। बेजाद ने सख्ती से 2 टोक अंदाज में कहा तो वो हैरत से उसे देखने लगी। आप उस कल की आई लड़की के लिए मुझे यहाँ से निकालेंगे? वो है क्या 2 टके की तलाक याफ्ता? ऐना संजबीर के खिलाफ अंगारे उगल रही थी जब वो गुस्से से धाड़ा था।
बकवास बंद करो अपनी। मेरी बेला के खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके बारे में बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांको कि तुम कैसी हो। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, वरना मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा। उंगली उठाकर उसे वार्न करता। बेजाद आपे से बाहर नजर आ रहा था, जबकि उसकी ऊंची और सख्त आवाज़ सुनकर ऐना सहम कर 2 कदम पीछे हटी थी। आप उस 2 टके की डिज़ाइनर के लिए मुझे निकाल रहे हैं? उसके सख्त अंदाज को देखते हुए भी वो बाज नहीं आई थी। हालांकि उसकी सुर्ख होती स्याह आंखों में छाए गुस्से से उसे खौफ महसूस हुआ था। वो सिर्फ डिज़ाइनर नहीं, मेरे दिल की मलका है। सुन लिया, अब दफ़ा हो जाओ। बेजाद इतना रूड कभी नहीं रहा था, ख़ास तौर पर सिन्फ़े नाजुक के साथ। लेकिन आयना ने हर हद पार कर दी थी, तो वो कैसे चुप रहता? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जाते जाते वो धमकी देना ना भूली थी, जिस पर वो तेज़ी से उसके करीब पहुंचता उसे बाजू से पकड़ता रोक गया था। लिसन टू मी केयरफुली ऐना, तुम मेरी एम्प्लॉय थी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात थे तो ये तुम्हारा मसला, मेरा नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की को चाहा है, और वो संजबील है। उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज अगर वो मेरी नहीं होती तो भी मेरी ज़िंदगी में किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। संजबील नहीं तो कोई नहीं। तुम्हें अगर लगता है कि संजबील को मेरी ज़िंदगी निकाल कर तुम उसकी जगह ले सकती हो तो ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, मगर खुद को मेरी नज़रों में मज़ीद मत गिराओ और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करो। बेजाद ने तल्ख लहजे में उसे समझाया था। सख्ती करके शायद वो उसकी ज़िद को जगा देता, और ऐसा वो नहीं चाहता था। ऐना ने भीगी निगाहों से बेजाद को देखा था कि वो सिर्फ उसकी ज़िद नहीं, मोहब्बत था। मगर शायद ये मोहब्बत उसके नसीब में नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार था। अपना बाजू छुड़वाकर वो टूटा दिल लिए वहाँ से निकल गई थी, शायद कभी वापस ना आने के लिए। मिस संजबील, ऑफिस आइए कि नहीं? 5 मिनट बाद खुद को रिलैक्स करके उसने मिस कोबरा को फ़ोन करके पूछा था, लेकिन जवाब नफ़ी में पाकर वो अपना फ़ोन और कार की चाबी उठाकर जेब में रखता उठा था। उसका इरादा अब संजबील के घर जाने का था, ताकि उससे बात कर सके। वो अपने ऑफिस से निकल कर बाहर आया तो रास्ते में उसे माहिर मिल गया, जो यकीनन संजबील के कैबिन से अभी निकला था। इवेंट की तैयारियां शुरू करवाइए माहिर साहब। हमारी ज्वेलरी और कपड़ों की कलेक्शन तकरीबन तैयार है, और ये काम अगले 2 हफ्तों में हो जाना चाहिए। माहिर के करीब रुककर उसे हदायत करता वो आगे बढ़ा। जब सामने से आते वजूद को देखते बेसाख्ता अपनी जगह पर रुका था। मुकाबिल ने भी उसे देख लिया था, तभी तेज़ी से भागता वो वजूद अब बेजाद की तरफ बढ़ा था। बेजाद, थैंक गॉड तुम ठीक हो। पता है कितना परेशान हो गई थी मैं, कितना डरा दिया तुमने मुझे। वो उससे लिपटी भीगी आवाज़ में बोल रही थी, जबकि सारा स्टाफ हैरत से उस खूबसूरत सी लड़की को देख रहा था, जो बेबाकी से उनके बॉस से चिपकी खड़ी थी। वो बॉस जो सिन्फ़े नाजुक से ज़रा दूर ही रहना पसंद करता था। उन दोनों को इतने करीब देखकर जहां माइक के साथ साथ पूरा स्टाफ दंग था, वहीं सीढ़ियों के किनारे पर खड़ी संजबील खान अफरीदी भी अपनी जगह साकिन रह गई थी। उस लड़की की उसकी तरफ पुश्ती, मगर उसका बेजाद से यूं लिपटना और बेजाद के बाजुओं का हिसार, उस लड़की के गिर्द मौजूद होना उसे तकलीफ में मुब्तला कर गया था। बेजाद की निगाह अभी तक उस पे नहीं पड़ी थी। मैं ठीक हूँ अनाबिया, देखो तुम्हारे सामने तो हूँ, और तुमसे किसने कहा कि मुझे कुछ हुआ है? उसे अपने सामने करते बेजाद ने नरमी से उसके चेहरे को देखते कहा था। कहाँ ठीक हो? इतना ज़ख्मी है तुम्हारा चेहरा, कैसे हुआ ये सब? अनाबिया ने उसके चेहरे पर मौजूद नील पर उंगलियां फेरते अनाबिया से पूछा। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट। वो अनाबिया को फासले पर करता भी बोल ही रहा था जब निगाह बेसाख्ता दूर खड़ी संजबील पर पड़ी। उसके अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। ये देखकर उन भूरी आंखों में अश्कों का समंदर तैर रहा था, जिन आंखों का वो दीवाना था। बेजाद के देखते ही देखते वो उल्टे हाथ से आंसू साफ करती नीचे को भागी थी। नहीं, बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाता वो अनाबिया को एक साइड पर करता उस तरफ भागा था। उसकी आंखों से छलकते आंसू से बता रहे थे कि वो जो समझिए बिल्कुल गलत समझिए। उसके पीछे भागता वो ग्राउंड फ्लोर पर आया था। संजबील उसे सीढ़ियों से कुछ दूर ही मिल गई थी, जिसके तेज़ तेज़ उड़ते कदमों का रुख एग्जिट डोर की तरफ था। भागकर उसके करीब पहुंचता वो उसे बाजू से थाम कर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, हाथ मत लगाओ मुझे, भीगे लहजे और अश्क भरी आंखों से कहती वो शदीद मज़ाहमत कर रही थी। छोड़ने के लिए तो हरगिज़ नहीं थामा, और अब बस चुप करके साथ चलो मेरे। उसकी बात को नज़रअंदाज करके उसे पार्किंग में अपनी गाड़ी तक लाया था। फ्रंट डोर खोलकर उसे पैसेंजर सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभाली। कोशिश बेकार है बेला, इसलिए सुकून से बैठो, बेजाद ने उसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते देखकर कहा, जो वो लॉक कर चुका था। तुम बहुत बुरे हो बेजाद गज़नवी, मेरी सोच से भी ज़्यादा बुरे। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। बेजाद ने एक गहरी निगाह उसके अचकोले खाते वजूद पर डाली थी और फिर सारा ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। कुछ देर बाद वो बेजाद गज़नवी के घर के बाहर मौजूद थे। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो उसे बाजू से पकड़ता बाहर लाया और फिर अंदर की जानिब बढ़ा। छोड़ो मेरा बाजू, मुझे नहीं जाना। उसे घर में जाते देखकर उसे खौफ आया था, साथ ही ये सवाल भी दिमाग में गूंजा था कि वो उसे यहाँ क्यों लाया है।
तुम्हें हमेशा के लिए यहीं आना है तो आज आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फैज़ान ने उसकी फरियाद पर कान धरे बगैर कहा और लाउंज में दाखिल हुआ। आज़म। लाउंज में दाखिल होते ही उसने बुलंद आवाज़ में पुकारा तो 35 साल आज़म किचन से बरामद हुआ। जी गाजी साहब। उसने बेजाद के साथ एक लड़की को देखकर कुछ हैरत से पूछा था। वो पिछले 1 साल से यहाँ कुल वक्ती मुलाजिम था और वो और उसकी बीवी घर के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में ही रहते थे। आज तक कभी इस घर में किसी खातून की मौजूदगी जाहिर नहीं हुई थी और आज हुई थी तो यूं कि वो खातून ना सिर्फ मज़ाहमत कर रही थी बल्कि रो भी रही थी। आज़िम को कुछ हैरत तो होनी थी। बाबा कहाँ हैं? फैज़ान ने उनको ना पाकर पूछा था। अक्सर वो लाउंज में ही होते थे मगर आज वहाँ नहीं थे। वो जी उनके किसी दोस्त का फ़ोन आया था तो उनसे मिलने गए हैं। आज़िम ने अदब से बताया तो वो सर हिला गया। ठीक है तुम जाओ। बेजाद कहकर संजवीर को लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा था जबकि आज़िम अपने क्वार्टर चला गया था। बेजाद छोड़ो मुझे घर जाना है। संजवीर ने एक बार फिर दुहाई दी जिसे वो नज़रअंदाज करता अपने कमरे में दाखिल हुआ था। उसका हाथ छोड़कर उसने अपने पीछे दरवाज़ा लॉक किया था। संजवीर ने बेसाख्ता अपनी चादर पर गिरफ्त सख्त की जिसे देखकर बेजाद ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया था। तुमने जो देखा वो सच नहीं था बेला। बेजाद उसे सोफे पर बिठाकर खुद उसके सामने टेबल पर बैठते कहा यूं कि वो एक दूसरे के सामने आमने एक दूसरे के करीब थे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस यहाँ से जाना है। बगैर उसे नज़रें मिलाए संजबील ने रोते हुए कहा था। इस वक्त एक खौफ सा था जो उसके दिलो दिमाग पर हावी था और वो चाह कर भी इस खौफ से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी, ये जानते हुए भी कि बेजाद से उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो बेशक करो, मगर यूँ बेअतबारी की मौत तो मत मारो। कल तुमने कहा था कि तुम मुझे मेरा कसूर बताओगी, अपनी नफरत की वजह बताओगी, तो अब बताओ मुझे। बेजाद ने संजीदगी से कहा तो संजबीर ने नम आंखें उठाकर उसे देखा। बेजाद के नील सदा चेहरे को देखते उसके दिल में होक सी उठी थी, मगर सारी हमदर्दी पर गुस्सा गालिब आने में एक पल भी नहीं लगा था। तुमने पहले भी मुझे एक लड़की की वजह से धोखा दिया था और आज भी एक लड़की की खातिर धोखा दिया। कल तक तुम मुझसे वापस अपनी ज़िंदगी में आने का कह रहे थे, मुझे मना रहे थे, और आज कोई और लड़की तुम्हारे गले का हार बने खड़ी थी जिससे तुम मोहब्बत से पेश आ रहे थे। कल को यही लड़की तुम्हारी ज़िंदगी का हार भी बन जाएगी तो फिर मुझे क्यों वरगला रहे हो, क्यों मेरी अच्छी भली ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहे हो। संजबील एकदम फट पड़ी थी। बेजाद खामोशी से उसे सुने गया ताकि एक दफ़ा वो अपने दिल का गुबार निकाल ले और फिर सुकून से उसकी बात सुन सके। तुम्हें लगता है कि ये दिल तुम्हारे अलावा किसी और के लिए धड़क सकता है? बेजाद ने उसके चुप होने पर उसका हाथ थामकर अपने दिल के मकाम पर रखा जो तेज़ी से धड़क रहा था। चश्मे के पीछे से झांकती वो गहरी से आंखें आज भी संजबील की मोहब्बत को जाहिर कर रही थी। आज कितने सालों बाद उसने इस दिल की धड़कनें सुनी थी। आखिरी बार भला कब सुनी थी? उसे याद आया तकरीबन 10 साल पहले जब वो स्कूल के बेंच पर बैठी थी और उसके सामने इसी तरह बेजाद गज़नवी घुटनों के बल बैठा था। इस तरह क्यों बैठे हो गाजी? सब देख रहे हैं, उसने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाते कहा था। जहाँ सभी तुलबा उसकी तरफ मतवज्जे थे। स्कूल के टॉप और वेल पर्सनैलिटी के हामिल स्टूडेंट को एक लड़की के कदमों में बैठे देखकर हैरत तो लाजमी होनी थी। तो देखने दो, हमें कौन सा बिल आ रहा है। उसने इतना कहकर संजबील का हाथ थामकर अपने दिल पर रखा था और संजबील उसके दिल की धड़कनें सुनते ही एकदम पजल हुई थी। ये दिल तुम्हारे नाम पे सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता और हमेशा मेरी पठानी के लिए धड़केगा। ये बेजाद गज़नवी का अपनी पठानी से वादा है। बेजाद ने उसकी बुरी आंखों में झांकते हुए वादा किया था। क्यों? बलौगत को पहुंचती उस मासूम दिल लड़की ने पूछा था। क्योंकि बेजाद गज़नवी को संजबील खान अफरीदी के लिए बनाकर इस ज़मीन पर उतारा गया है। बेजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने ये वादा तोड़ दिया और ये दिल किसी और के लिए धड़का तो फिर? बेजाद की चश्मे के पीछे छुपी काली आंखों को देखते इस्तफार किया। तो फिर मेरी पठानी जो सज़ा देना चाहे वो बेजाद गज़नवी कबूल करेगा। उफ तक नहीं निकालेगा मुंह से। अपना चश्मा उतारकर उसकी आंखों पर लगाते मजबूत लहजे में कहा, उफ गाजी मेरा सर घूम रहा है। अपनी आंखों से चश्मा उतारते उसने बेजाद को घूरते कहा था। और तुम्हें देखकर जो मेरा दिल घूमता है उसका क्या? बेजाद ने पूछा तो वो खिलखिला उठी। तुम कल भी झूठे थे और तुम आज भी झूठे हो। तुमने अपना वादा तोड़ दिया गाजी। ये दिल कभी मेरे लिए धड़का ही नहीं। ये पहले तुम्हारी बीवी के लिए धड़कता था और अब उस लड़की के लिए। संजबील ने उसके सीने पर मुक्का मारते एक बार फिर रोते हुए कहा तो वो उसकी बंद मुट्ठी अपने हाथ में कैद कर गया। मुझे अपना वादा याद है मेरी पठानी, और ये हर बार मेरी बीवी कहाँ से आ जाती है बीच में? बेजाद ने उसको देखते हुए पूछा था। माजी का वो सफ़र तो वो भी तय कर आया था जिसमें उसने अपनी पठानी से एक वादा किया था और उसका अल्लाह गवाह था कि उसने अपना वादा वफा किया था। तुम्हारी बीवी ही तो आती है ये साबित करने के तुम धोखेबाज हो, शराकत की है तुमने मोहब्बत में। वो एक बार फिर चटक उठी थी। मैंने कभी नहीं लाया तुम्हारे लिए शौहर को हमारे बीच। बेजाद ने ना चाहते हुए भी शिकवा किया।
वो मेरा शौहर बना भी तुम्हारी वजह से था। ना तुम्हारी वजह से मेरा किरदार दागदार होता, ना ही मेरे नसीब उस नामुराद के साथ फूटते। वो जहर खान लहजे में बोली थी। तो बताओ ना मुझे कि क्या हुआ था। मुझे तो कुछ पता भी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, सिवाय इसके कि तुम मुझे मोहब्बत के सफ़र में बीच रास्ते में छोड़कर चली गई थी। बेजार ने उसकी तरफ देखते अपना कसूर जानना चाहा था, जबकि वह उसके अनजान बनने पर सीख पा हुई थी। मैं छोड़कर गई थी या तुमने मुझे मजबूर किया था? तुम मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करते थे। और वो बेसाख्ता बहते आंसू पूछते हुए अभी मज़ीद बोल रही थी जब दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। सारे इल्ज़ाम बात के लिए रखो, मैं अभी आता हूँ और रोना बंद करो। उसका गाल थपथपाकर उसका हाथ आज़ाद करता वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। बेज़ात, तुम वहाँ से अचानक क्यों चले आए? एक नस्वानी आवाज़ बेज़ात के करीब से उभरी थी, जिसे सुनती वो अपनी जगह से उठकर बेज़ात के करीब आई थी। अंदर तो आने, वो लड़की बोलती बेज़ात को हटाकर अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की पर नज़र पड़ते ही वो ठठक कर रुकी थी। और ठटकी तो जंजील भी थी। तो उन्होंने पहले बेज़ात को और फिर एक दूसरे को गौर से देखा था, और दोनों पर ही जैसे आसमान टूट पड़े थे। तुम? दोनों की आवाज़ों में हैरत थी, और हैरत से ज़्यादा शायद सदमा, जो एक दूसरे को सामने देखकर लगा था। तुम जिंदा हो? ये फिक्रा जंजील के मुंह से अदा हुआ था, जिसे सुनकर अनाबिया के साथ साथ बेज़ात ने भी अचंभे से उसे देखा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाबिया ने उसकी यहाँ मौजूदगी पर सवाल उठाया था, जबकि जंजील तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो बस अनाबिया को ही देखे जा रही थी, बेयकीनी से, हैरत से। ये मेरे साथ आई है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अनाबिया, तुम जाओ यहाँ से, बेज़ात ने अनाबिया से कहा। तो अनाबिया ने गुस्से से उसे देखा। तुम इस लड़की की वजह से मुझे कमरे से निकाल रहे हो? अनाबिया ने चटक कर पूछा। ये लड़की मेरी मोहब्बत है अनाबिया, और मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा। मुझे जंजील से अकेले में कुछ बात करनी है, इसलिए तुम्हें बाहर इंतज़ार करने को कह रहा हूँ। बेज़ात ने संजीदगी से उसे जताया तो वो एक तीखी निगाह जंजील के हैरत ज़दा चेहरे पर डालकर बाहर निकल गई। यहाँ आओ और बताओ मुझे सब कुछ। बेज़ात ने संजील को सोफे पर बिठाकर खुद उसके सामने टेबल पर बैठते कहा था। तुमने कहा था कि बुराक की माँ मर चुकी है। संजील ने उससे बाजू छुड़वाते गुस्से से कहा। हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं। बेज़ात ने उसकी बात की तस्दीक की। मगर अनाबिया जिंदा? फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था कि बुराक की माँ मर चुकी है। संजील ने उसे दर्जीदा निगाहों से देखते पूछा। बुराक की माँ और अनाबिया का यहाँ क्या जिक्र? बेज़ात ने नासमझी से पूछा तो वो उसका कॉलर दबोच गई। अनाबिया बुराक की माँ है और वह जिंदा है, जबकि तुमने कहा था कि वह मर चुकी है। संजील ने उसके अनजान बनने पर सर लहजे में कहा। क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? तुमसे किसने कहा कि अनाबिया बुराक की माँ है? बेज़ात ने उसकी बात पर गुस्से से इस्तफा किया तो उसकी गिरफ्त बेज़ात के गिरेबान पर ढीली हुई। उसे तो किसी ने नहीं बताया था कि बुराक की माँ अनाबिया है, ये तो उसने खुद ही समझा था। और बेज़ात अनाबिया से मोहब्बत करता था तो शादी भी अनाबिया से की होगी, और वहीं बुराक की माँ होगी। मगर बेज़ात ने तो अनाबिया को बीवी मानने से इनकार कर दिया था। फिर तुम्हारी बीवी कौन है? उसका सर दर्द से फटने के करीब हो चुका था और उलझने की बढ़ती ही जा रही थी। अब मेरी बीवी कहाँ से आ गई? बेज़ात अब की बार झुंझला गया था। बुराक की माँ तुम्हारी बीवी थी ना, जो मर गई है। बताओ वो कौन थी फिर? उसकी बात सुनकर बेज़ात का दिमाग भग से उड़ा था। वो साकित सा उसे देखे गया था, जो न जाने क्या कुछ बोल रही थी, लेकिन इतना भी मालूम नहीं था कि जो कुछ वो बोल रही है वो सब गलत है, जिसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं। और ये तुमसे किसने कहा कि बुराक की माँ मेरी बीवी थी? बेज़ात ने कड़े तेवरों से इस्तफार किया। दिल तो चाह रहा था कि दो लगाकर उसके होश ठिकाने लगा दे, जो न जाने खुद से क्या कुछ घड़े बैठी थी। बुराक तुम्हारा बेटा है तो उसकी माँ तुम्हारी बीवी ही होगी ना? संजील ने उलझकर कहा था। रोना धोना वो भूल गई थी, न जाने क्यों कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मैंने अभी तक शादी नहीं की संजील खान अफरीदी। बेज़ात ने सर लहजे में उसे जताया तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। फिर बुराक तो पेड़ पर उगा था ना? न चाहते हुए भी वो तंज कर गई थी, और यहीं बेज़ात की सबकी तनाबें टूटी थी। मैंने अपनी पठानी से वादा किया था कि यह दिल उसके नाम पर और सिर्फ उसी के लिए धड़कता और हमेशा उसी के लिए धड़केगा। फिर मैं कैसे उसकी मोहब्बत में शराकत कर लेता? बेज़ात गज़नवी ने ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की को चाहा है, और वो संजील खान अफरीदी है, जिसकी जगह ना कल कोई ले पाया था और ना आइंदा कोई ले पाएगा। बेज़ात का मजबूत और पुरएतमाद लहजा संजील की समातों से टकराता उसे दंग कर गया था। फिर बुराक कौन है? संजील ने खुद को कोत कहते सुना था, जबकि बेज़ात फीका संसा था। बुराक मेरे मरहूम भाई एहराज का बेटा है, जिनका इंतकाल एक एक्सीडेंट में हो गया था, और ये बात कंपनी में सबको मालूम है। बेज़ात का लहजा बोझल सा था, जबकि सच्चाई जानकर संजील जैसे बेजान हुई थी। एक साथ कहीं धमाके उसके सर पर हुए थे, कहीं सानिए वो गुंग बैठी रही थी कि बोलने को कुछ बचा ही ना था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खुद को संभालते संजील ने भीगे लहजे में कहा तो वो खुद को कंपोज करता उसे तंजिया नज़रों से देखने लगा। तुम्हारी नफ़रत ने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकूं।
फैज़ाद का लहजा शिकवा कुन था। मगर मोहब्बत तो तुम अनाबिया से करते हो, फिर उससे शादी क्यों नहीं की? संजबील की तान अभी एक बार फिर से वहीं आकर टूटी थी। तुम्हें कुछ कभी मुझ पर एतबार रहा ही नहीं संजबील। अगर एतबार होता तो तुम कभी ये ना सोचती कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। अगर किसी और से मोहब्बत करता होता तो आज यूँ अकेला होकर तुम्हारा इंतज़ार ना कर रहा होता, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आगे बढ़ चुका था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बेज़ाद गज़नवी ने सिर्फ तुम्हें ही चाहा था। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाऊंगा संजबील आफरीदी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए एतबार ही नहीं है, और जब किसी रिश्ते में एतबार ना हो तो वहाँ मोहब्बत कभी कायम नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें अपनी ज़ात के हवाले से कभी कोई सफाई नहीं दूंगा। तुम्हें जो समझना है समझो। ज़ख्मी निगाहों से उसे देखता वो उसके आखिरी जुमले को सुनकर खुद पर हंसता उसके सामने से उठा और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। कंपनी में तुम मुकर्ररा वक्त तक बगैर किसी रोक टोक के काम कर सकती हो, और इसके बाद मैं अगर चाहो अगर तो काम कर सकती हो। मेरी तरफ से तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं होगी। यूँ समझ लेना कि बेज़ाद गज़नवी कोई है और है जिससे तुम्हारा नाता सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का है। तुम जा सकती हो। फ़िज़ा ने दरवाज़ा खोलकर स्पार्ट लहजे में कहा तो वो उसका बेतासुर और अजनबियत भरा अंदाज देखती, तज़ब्ज़ुब का शिकार होती, चादर दुरुस्त करती बाहर निकलने लगी। फ़िज़ा ने उसे जाते देखकर धड़म से दरवाज़ा बंद किया था। अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर वो आंखें मींचती सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई तो सामने ही अनाबिया चले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ वहाँ टहल रही थी। संजबील को आते देखकर उसकी तरफ लपकी। तुम फिर से बेज़ाद के साथ क्या कर रही हो? अनाबिया ने उसका बाजू दबोचते सख्ती से पूछा था। नज़रें संजबील के हसीन चेहरे पर जमी थी और उसका बस न चलता था कि अपने हाथों से संजबील का ये चेहरा नोच ले जिसका बेज़ाद दीवाना था। उसके इसी हुस्न से तो जलती थी अनाबिया। ऐसा नहीं था कि वो खुद खूबसूरत नहीं थी। गोरी रंगत, तीखे नकूश, बड़ी बड़ी काली आंखों और शोल्डर कट भूरे बालों की हामिल अनाबिया बहुत हसीन थी, लेकिन उसे अपना हुस्न संजबील के हुस्न के आगे मानित पड़ता महसूस होता था, जिसके पठानी नैन नकुश और अजीब सी दिलकशी हर किसी को ठटकने पर मजबूर करते थे। अपने हाथ कंट्रोल में रखो, वरना हाथ तोड़ने अच्छे से आते हैं मुझे। एक झटके से अपना बाजू छुड़वाकर संजबील ने सर लहजे में कहा था। तुम बेज़ाद की ज़िंदगी में वापस क्यों आई हो संजबील आफरीदी? तुम तो उसे छोड़कर चली गई थी ना। जानती हो ना कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, फिर यहाँ किस हैसियत से मौजूद हो? अनाबिया ने फुनकार कर कहा था। संजबील ने बगौर उसके चेहरे को देखा था। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो तुमसे अभी तक शादी क्यों नहीं की उसने? संजबील ने तंजिया लहजे में पूछा। जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था जैसे कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी बात जिससे वो अनजान है। वो तुम्हारी तरह कंजर्वेटिव ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता जो शादी की जल्दी मचा दे। बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे, तभी तो मैं लंदन से यहाँ आई हूँ। एक पल को अनाबिया का चेहरा फीका पड़ा था, मगर अगले ही पल वो मजबूत लहजे में बोली थी। ओह, तभी बेज़ाद ने मुझे प्रपोज़ किया है शादी के लिए? संजबील ने चौंकने की अदाकारी करते हुए कहा था। झूठ तो उसने बिल्कुल नहीं बोला था। पिछले कुछ दिनों में बेज़ाद एक नहीं कई बार उसे शादी का कह चुका था। एक वहीं थे जिसकी आंखों पर गलत फहमी की पट्टी बंधी हुई थी। क्या बकवास कर रही हो? वो सिर्फ मेरा है, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, अनाबिया ने चीख कर कहा था। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। अब तो कुछ नहीं हो सकता अनाबिया डियर। वो पहले भी मुझसे मोहब्बत करता था और अब भी, और बहुत जल्द हमारी शादी का खाना भी खाने को मिलेगा तुम्हें। संजबील ने मज़ीद आग लगाई थी जिसमें अनाबिया झुलस कर रह गई थी। ऐसा कभी नहीं होगा। जिस तरह पहले तुम्हें उसकी ज़िंदगी से निकाल फेंका था, अब भी निकाल फेंकूंगी तुम्हें। पहले तो सिर्फ ख़ानदान के सामने बदनामी हुई थी तुम्हारी, मगर अब पूरी दुनिया में रुसवा कर दूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। बेज़ाद सिर्फ मेरा है, सिर्फ अनाबिया गज़नवी का। अनाबिया के अतराफ़ पर उसे लगा वो कांटों पर घसीटी गई हो। मतलब जो कुछ 10 साल पहले हुआ था वो सब अनाबिया ने किया था, और वो इतने अरसे से बेज़ाद से नफ़रत करती आ रही थी, ये जाने बगैर कि वो आज भी सिर्फ उसका है। बेज़ाद बेकसूर था, मगर वो उसके मुंह से अनाबिया के लिए निकले वो अल्फाज तो आज भी नहीं भूली थी, जिनको सुनकर उसका बेज़ाद और मोहब्बत पर से भरोसा उठ गया था। क्यों किया तुमने वो सब? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? उस वक्त को याद करके संजबील का लहजा भीगा था। मुझसे मेरे बेज़ाद को छीनने की कोशिश की थी तुमने, तो कैसे माफ़ कर देती? अनाबिया को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, और ये बात संजबील ने साफ महसूस की थी। तो क्या वो सब करके मिल गया तुम्हें बेज़ाद? संजबील ने आंसू साफ करते तल्खी से पूछा। तब नहीं मिला, मगर अब वो सिर्फ मेरा ही होगा, अनाबिया ने पुरयकीन लहजे में कहा। मेरे साथ इतना बुरा करके तुम्हें बेज़ाद तो नहीं मिला, मगर तुमने अपना ज़मीर मारकर अपना सुकून ज़रूर खो दिया होगा। हसद करने वाले कभी खुश नहीं रहते। और रही बात बेज़ाद की, तो वो कल भी संजबील खान अफरीदी का था और आज भी संजबील खान अफरीदी का है।
एक अफसोस भरी निगाह उस पर डालकर मजबूत लहजे में कहती वो वहाँ से निकलती चली गई थी। मेन रोड पर आकर उसने टैक्सी ली और घर की तरफ रवाना हुई। घर पहुंचकर उसके हाथ पांव फूले थे। अब्रिश बी अम्मा के पास बैठी रो रही थी, जबकि बी अम्मा बेहोश पड़ी हुई थी। उनका दुपट्टा खून से भरा हुआ था, जिसे देखकर वो चकरा कर रह गई थी। तेजी से अब्रिश को साइड पर करती वो बी अम्मा का गाल थपथपाने लगी थी, मगर वो होश में नहीं आई थी। उन्हें वहीं छोड़कर बाहर की जानिब भागी और हमसायों का दरवाज़ा खटखटाया। 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुल चुका था और सामने ही उनकी पड़ोसन जुबैदा खड़ी थी। आपा अंकल को बुला दें, बी अम्मा को न जाने क्या हो गया, बेहोश होकर गिर गई हैं। होश नहीं आ रहा, उसने रोते हुए बताया। तो वो अंदर चली गई। वापस आई तो उसके साथ उसका शौहर नईम था, जो हाफिज़ कुरान था। वो दोनों उसके साथ घर तक आए थे। बी अम्मा को यूं बेसुध पड़े देखकर उनके भी हवास उड़े थे। नईम टैक्सी लेने चला गया था, जबकि जंजबील ने रोती हुई अब्रिश को उठाकर बहलाना शुरू किया। जुबैदा बी अम्मा के चेहरे पर पानी छिड़क रही थी, मगर वो हनूस बेहोश थी। 10 मिनट बाद नईम वापस आया था। जुबैदा की मदद से वो अम्मा बी को उठाकर टैक्सी तक लाया। तब तक जंजबील भी अपने पर्स में कुछ पैसे लिए अब्रिश को उठाए बाहर तक आई थी। नईम ने जुबैदा को घर पर रुकने का कहकर टैक्सी वाले को अस्पताल चलने का कहा था, जो अगले 15 मिनट में करीबी ही किसी अस्पताल में ले आया था। बी अम्मा को अंदर ले जाया गया था और उनका चेकअप शुरू किया गया था। जंजबील बाहर कॉरिडोर में बैठी अब्रिश को सीने से लगाए रोती हुई उनकी सेहत याबी की दुआ कर रही थी। ये उसका इस दुनिया में वाहिद रिश्ता था। अगर उन्हें भी कुछ हो जाता तो वो क्या करती? मम्मी, अम्मा को क्या हुआ? वो सो क्यों रही थी नीचे? अब्रिश ने उसकी गर्दन से मुंह निकालते आंसू भरी आंखों से उसे देखते पूछा था। भी अम्मा को कुछ नहीं हुआ, वो अभी ठीक हो जाएंगी मेरी जान। अभी अम्मा के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें सेहतयाब कर दे। अब्रिश के हाथ चूमकर उसे हदायत की तो वो सर हिलाते उसी की गोद में बैठकर अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर भी अम्मा के लिए दुआ मांगने लगी। तकरीबन 15 मिनट बाद डॉक्टर चेकअप करके बाहर आया तो वो अब्रिश को कुर्सी पर बिठाती उनकी जानिब बढ़ी। क्या हुआ है उन्हें? संजमील ने खौफजदा होते पूछा था। कबल इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अलामात कुछ अच्छी नहीं है। हमने उन्हें के ब्लड सैंपल्स ले लिए हैं। खून की रिपोर्ट कुछ देर तक आ जाएगी। अब रिपोर्ट के आने के बाद ही हर चीज़ कंफर्म होगी, डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में कहा तो उसके गले की गिल्टी उभर कर मालूम हुई। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? सजमील ने आंखों में आंस लिए पूछा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सेहत देना खुदा के हाथ में। आप दुआ करें, वो बेहतर करने वाला है। उसे तसल्ली देकर वो अपने कैबिन की जानिब बढ़ गया था। संजबील ने नम आंखें लिए दरवाजे में लगे शीशे से अंदर झांक कर देखा, जहाँ भी अम्मा मुख्तलिफ नालियों में जकड़ी पड़ी थी और उन्हें अभी तक होश न आया था। उनको देखकर वो एक बार फिर रोने लगी थी। नईम जो अभी दवाइयाँ लेकर वापस आया था उसके करीब आया। रोने से कुछ नहीं होगा बेटा, आप दुआ करें भी अम्मा के लिए। उसके सर पर हाथ रखते नईम ने शफकत से कहा तो वो सर हिलाते आयतल कुर्सी पढ़ती खुदा से भी अम्मा की सेहत याबी की दुआ करने लगी। अगला 1 घंटा उसने वहीं बैठे बैठे बेचैनी में गुजारा था। 1 घंटे बाद एक नर्स ने उसे डॉक्टर के बुलावे का पैगाम दिया तो वो अब्रिश को गोद में लिए डॉक्टर के कैबिन की जानिब बढ़ी। नईम भी उसके साथ ही था। मेरी बात तहम्मुल से सुनिएगा, डॉक्टर ने कहा तो संजबील का दिल डूब कर उभरा। मरीज़ा का ब्लड कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर। या तो आप इस बारे में बेखबर थी या फिर आपकी लापरवाही का नतीजा है कि ये मर्ज़ आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है, जिसका इलाज अब नामुमकिन है। मरीज़ा का इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर इस मर्ज़ से लड़ भी नहीं सकी और ये मर्ज़ बढ़ता गया, डॉक्टर ने कहा तो संजबील के रुके हुए आंसू एक बार फिर बहने लगे। उसे पिछले कुछ दिनों से भी अम्मा की तबीयत ख़राब महसूस हो रही थी। खांसी शदीद होती थी। जब भी उनकी तबीयत ख़राब होती तो वो खुद ही दवाई लेकर आ जाती थी। संजबील ने कई बार उनके साथ जाना चाहा था, मगर वो हमेशा ये कहकर टाल जाती थी कि कहाँ गर्मी में अब्रिश को भी खबर करोगी। वो अकेले ही चेकअप करवा आए थे। हमेशा वो जंजबील को साथ ले जाने से इनकार कर देती थी। दवाई वो बाकायदा खाती थी, लेकिन ये बात उन्होंने जंजबील से छुपाई थी। यकीनन वो अपने मर्ज़ के बारे में जानती थी। मुझे इस बारे में कुछ खबर नहीं थी। अगर पता होता तो बहुत पहले इलाज शुरू करवा लेती, मगर क्या अब भी कुछ नहीं हो सकता? संजबील ने आंसू साफ करते उम्मीद से पूछा। खुदा से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि मुझसे भी इसी दुनिया में होते हैं। मर्ज़ आखिरी स्टेज पर है, जहाँ से मरीज़ के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो हम इलाज शुरू कर देंगे, डॉक्टर ने अपने मखसूस अंदाज में कहा तो वो उसे देखने लगी। कितना खर्च आएगा? उसने पूछा। नईम अब तक खामोशी से बैठा हुआ था। बेहतर था कि बेअम्मा के बारे में संजबीली बात करती कि वो उसकी माँ थी। कम से कम 50 लाख या इससे भी ज़्यादा, डॉक्टर ने कहा तो वो अपनी जगह चुप बैठी रह गई। इतनी रकम तो उसके पास नहीं थी, लेकिन वो भी अम्मा को बचाना चाहती थी। फिर चाहे इसके लिए उसे घर भी क्यों ना बेचना पड़ता। ये वो औरत थी जिसने उसके मुश्किल वक्त में अपने ममता भरे परों में समेटा था, तो वो कैसे उन्हें सिसकने के लिए छोड़ देती। आप इलाज शुरू करें, मैं सारी पेमेंट जमा करवा दूंगी।
उसने मजबूत लहजे में कहा तो वो नईम ने चौंक कर उसे देखा। ठीक है, आप फॉर्म फिल करके जमा करवा दें, डॉक्टर ने कहा तो वो सर हिलाती बाहर निकल आई। संजबील, आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगी बेटा? नईम ने उसे देखते फिक्रमंदी से इस्तफार किया था। 40 साला नईम हकीकत में फिक्रमंद हुआ था कि वो संजबील के हालात से नावाकिफ तो हरगिज़ नहीं था। अल्लाह बहुत कारसाज है अंकल, वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल देगा, संजबील ने पूरी उम्मीद लहजे में कहा तो वो उसके लिए दुआ करके रह गया। तकरीबन आधे घंटे बाद नर्स ने भी अम्मा के होश में आने की नवीद सुनाई थी। अब्रिश उसकी गोद में ही रो रो कर सो चुकी थी। तभी वो उसे गोद में उठाए अंदर की जानी बढ़ी, जहाँ भी अम्मा आंखें खोले दरवाजे पर नज़रें जमाए हुए थी। चेहरा खतरनाक हद तक जर्द पड़ गया था और आंखें वीरान नजर आ रही थी। भी अम्मा अब्रिश को सोफे पर लिटाकर वो आंसू बहाती उनके करीब आन खड़ी हुई थी। संजबील, उन्होंने नहीफ से लहजे में उसे पुकारा तो वो उनका हाथ थामकर आंखों से लगाती बेसाख्ता रो पड़ी। आपने मुझसे क्यों छुपाया अभी अम्मा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं थी जो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? वो रोते हुए उनसे शिकवा करने लगी। ऐसी बात नहीं है संजबील, मैं तुम्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। पहले ही तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, तो मैं तुम्हें अपनी बीमारी का बताकर मज़ीद कैसे परेशान करती? भी अम्मा धीमे लहजे में बोलती उसे देखने लगी। आप मेरे लिए बोझ नहीं है जो मेरी परेशानी बढ़ जाती। मेरी माँ हैं आप, और आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? संजबील ने शिकवा कुना निगाहों से उन्हें देखा। घर के हालात मुझसे ढके छुपे नहीं हैं। मैं जानती थी इस बीमारी पर बहुत खर्चा आएगा, शायद घर बेचने की भी नौबत आ जाती, लेकिन फिर भी शायद मैं ठीक ना हो पाती। अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम मेरा इलाज शुरू करवाती और पैसों के लिए जाने किस किस के सामने जलील होती, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी। मेरी मौत ऐसे ही लिखी है। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी जब अचानक उन्हें खांसी होने लगी। संजबील ने जल्दी से ग्लास में पानी डालकर उनको पिलाया तो उनका सांस बहाल हुआ। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है भी अम्मा, लेकिन हम इंसान अपने अपनों को बचाने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं ना, और मैं वही कोशिश करना चाहती हूँ अपनी माँ के लिए। और आप मज़ीद मत बोलिए, आराम करिए। संजबील ने उनके बाल सलाकर हदायत की तो वो एक नज़र उस पर डालकर आंखें मूंद गई। संजबील उन्हें सोते देखकर अब्रिश के पास बैठी भी अम्मा के इलाज के बारे में सोचने लगी। डॉक्टर ने कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिलाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। उसे अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी थी ताकि उसकी भी अम्मा को कुछ ना हो। संजबील के जाने के बाद वो काफ़ी देर तक यूं ही बैठा अपने और संजबील के बारे में सोचता रहा था। उसे संजबील के मुंह से एक ही बात बार बार सुनकर दुख हुआ था। क्या उसे बहज़ाद पर इतना भी एतबार नहीं था कि वो उसकी मोहब्बत पर यकीन कर पाती कि वो कभी उस पर किसी और को तरजीह नहीं देगा? उसका शक में मुब्तला लहजा बहज़ाद को अंदर तक ज़ख्मी कर गया था, और शक किया भी तो किसके हवाले से? उसी की कज़न के हवाले से, जिसे वो अच्छे से जानती थी कि वो बहज़ाद की कज़न होने के साथ दोस्त भी थी। उसे ऐसा क्यों लगा था? ये सवाल उसके जहन में भी उठा था, मगर इसका जवाब संजबील के पास था, जिससे वो कोई बात नहीं करना चाहता था। जब से वो उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से वो उसे बनाने की कोशिश करता रहा था, लेकिन वो थी कि उसकी कोई बात सुनने को तैयार ना थी और ना ही वजह बताने को। और जब कल बात सुनी थी तो अपनी बदगुमानी और नाराज़गी की कोई वजह नहीं बताई थी। वो संजबील से मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत ही थी कि वो आज तक उसके इंतज़ार में था, और वो तब तक उसका मुंतज़िर ही रहता जब तक वो उसकी ज़िंदगी में ना आ जाती। और अब जब वो आई थी तो उनके दरमियान मौजूद गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही थी। काफ़ी देर बाद वो उठा और नीचे की जानिब बढ़ा। सीढ़ियों पर ही उसे अनाबिया मिल गई थी, जो उसी के कमरे में जा रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है बहज़ाद, अनाबिया ने उसका बाजू थामते कहा। इस वक्त मैं ऑफिस जा रहा हूँ अनाबिया, वापसी पर बात करूँगा। उसका हाथ अपने बाजू से हटाकर उसने उकता कर कहा था। ऑफिस बाद में चले जाना, पहले मुझे बताओ कि संजबील यहाँ क्या कर रही थी? किस हक से वो यहाँ आई? अनाबिया ने तेज़ी से पूछा। तुम जानती हो कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, फिर ये सवाल करने की वजह? फैज़ाद ने अब्रूज गाय कहा। और मेरा क्या? मैं कहाँ हूँ इस सब में? अनाबिया ने नम आंखें लिए पूछा तो फैज़ाद ने ठटक कर उसे देखा। तुम इस सब में कहाँ से आ गई? फैज़ाद ने स्पार्ट अंदाज में पूछा। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मैं इतने अरसे बाद वापस आई हूँ, लेकिन तुम अभी भी अपने काम और जंजील में उलझे पड़े हो। मुझे वक्त दो। अनाबिया ने गड़बड़ाकर बात बदली थी। देखो अनाबिया, तुम मेरी बहुत अच्छी कज़न और एक अच्छी दोस्त हो, लेकिन मेरी भी एक ज़ाती ज़िंदगी है जिसका डिस्टर्ब होना मुझे पसंद नहीं। संजबील को पसंद नहीं कि मैं किसी और के इतना करीब हूँ, बेशक वो मेरी कज़न ही क्यों ना हो। फैज़ाद ने बगैर तमहीद बांधे कहा। अगर वो तुम्हारी बीवी नहीं है जो तुम पर यूँ हुक्म चलाए? अनाबिया ने नागवारी से कहा। संजबील का जिक्र उसे ग्रां गुजर रहा था। मैंने उसे सारे हक बहुत पहले दे दिए हैं अनाबिया, वो ना भी कहे तो भी मुझे उसे परेशान देखना अच्छा नहीं लगता। और रही बात बीवी होने की, तो वो भी जल्द बन जाएगी। तुम मेरी कज़न हो, मेरी फैमिली हो, मैं जितना वक्त दे सका दूंगा, बट जस्ट एज अ कज़न। फैज़ाद ने संजीदगी से कहते जताया। तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो?
मैं तब जज्बाती हो गई थी। तुम मेरे दोस्त थे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ वो सब। और अनाबिया उसका हाथ थामती अपनी सफाई देने लगी जब फैज़ान ने एक बार फिर उससे अपना हाथ छुड़वाया। दोस्त हूँ मगर दोस्ती में भी एक लिमिट होती है, प्लीज़ वो लिमिट मत भूलना। तो टोक कहकर वो रुका नहीं था बल्कि बाहर की जानिब बढ़ गया ताकि ऑफिस जा सके। कहीं सालों पहले जो अनाबिया की हालत हुई थी वो उसे अच्छे से असबर थी, और ये भी कि वो सिर्फ दोस्ती नहीं मोहब्बत भी थी जो अनाबिया के दिल में मौजूद थी। और उस वक्त से भी वो अनाबिया से फासले पर हो गया था। संजबील को तो उसने ड्रॉप करने का नहीं पूछा था, तभी अब दिल में फ़िक्र जाग रही थी कि जाने वो कैसे गई होगी। अभी ड्यूटी आवर्स रहते थे तो यकीनन वो ऑफिस में ही मौजूद होती। अनाबिया से ये सारी बातें करने का मकसद उसे खुद से एक फासले पर रखना था ताकि संजबील उन दोनों को लेकर कुछ गलत ना सोचे। वो अपने अंदाज से बता चुकी थी कि उसे बेजाद और अनाबिया का साथ पसंद नहीं, तभी वो अब उसे शिकवा करने का मौका नहीं देना चाहता था। वो लाख कहता कि अब उसे संजबील की नाराज़गी से फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसे उसके हाल पे छोड़ चुका है और कभी उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेगा। मगर फिर भी उसे संजबील और उसकी नाराज़गी की परवाह थी और वो हरगिज़ भी उसे खुद से बदगुमान होते नहीं देखना चाहता था। वो ऑफिस पहुंचा तो मिस कुबरा से पता चला कि संजबील ऑफिस नहीं आई थी। वो परेशान हुआ था, तभी उसे कॉल करने का सोचता। वो अपने कैबिन की जानिब बढ़ा था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही विजिटर सीट पर माहिर सदीकी बैठा नजर आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर माहिर? उसने स्मार्ट लहजे में पूछा। माहिर को देखते ही उसे अजीब किस्म का गुस्सा आता था। ये शख्स उसकी बेला से मोहब्बत का दावेदार था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसकी बेला के बारे में ऐसा कुछ सोचे भी, जबकि सामने बैठा शख्स तो उसे पाने की जुस्तजू रखता था। उसे देखकर बेजाद को गुस्सा तो आता था, मगर वो माहिर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था कि मोहब्बत एक फितरी जज्बा है जिसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं। तो फिर माहिर को वो किस बात की सज़ा देता? सारी सोचों को झटक कर वो अपनी सीट पर बरजमान हुआ। आप संजबील को चीट कर रहे हैं? माहिर का लहजा तीखा था, जिस पर बेजार ने पुरसुकून से अंदाज में उसे देखा। ये मेरा और मेरी पठानी का मामला है, तो बराए मेहरबानी आप उससे दूर रहिए, तो टोक अंदाज में जताया। तो माहिर ने दांत पीसे। लेकिन मैं संजबील को आपकी वजह से मज़ीद दुखी होता नहीं देख सकता। पहले भी तो शायद आप उन्हें धोखा दे चुके हैं, तो फिर अब क्यों उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? माहिर उसके सुकून को देखता चटक उठा था। हाँ, वो संजबील से इतनी मोहब्बत करता था कि उसकी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत को पसे पुष्ट डालकर उसकी मोहब्बत को उसकी झोली में डालने की कोशिश करता या उसे बेजाद के मज़ीद धोखों से बचाता। मैंने कहा ना कि आप इस मामले से दूर रहिए। बेजार ने फिर से अपनी बात दोहराई तो माहिर बेबसी से उसे देखने लगा। संजबील की खुशी सामने बैठा बेनियाज शख्स था जो कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता था। कैसे दूर रहूं? कभी गौर से देखा आपने संजबील को? उनके चेहरे पर कभी हंसी नहीं होती, और जो भूली भटकी मुस्कान चेहरे पर आए तो वो भी खोखली होती है। जाने किस बोझ तले ज़िंदगी गुजार रही हैं, जाने ऐसी कौन सी कसक है जिसके बाइस वो खुलकर खुश भी नहीं हो पाती, और आप मज़ीद उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। बेजाद सर, आप उनके हाल पर तरस खाइए। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी होंगी जैसी अब हो गई हैं। माहिर ने उसे जताया तो वो कुर्सी की पुश्त से सर टिकाता आंखें मूंद गया। आंखों के सामने वो भूरी कांच सी चमकीली आंखें और उनमें मौजूद चमकते आंसू घूमे थे। वो ऐसी नहीं थी, हरगिज़ ऐसी नहीं थी। मेरी पठानी बहुत नरम दिल और नाजुक सी थी, इतनी कि मुझे ज़रा सी खराश आ जाने पर आंसुओं के दरिया बहा देती थी। मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती थी कि मुझे उसके भरोसे और मान पर अपना सैरो खून बढ़ता महसूस होता था। ये गरूर मुझे रोज़ नई ताजगी बख्शता था कि उसका दिल सिर्फ मेरे नाम पर धड़कता है। मगर मेरा ये गरूर तब खाक में मिल गया जब वो मुझे छोड़कर चली गई। ये भी नहीं सोचा कि उसके बगैर उसके गाजी का क्या होगा जो उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया था। बेजाद आंखें मूंदे खोए खोए लहजे में बोल रहा था। से आंखें चश्मे की ओट में पलकों तले छुपी हुई थी। माहिर उसे देखता सीधा हो बैठा था। वह जाने किस रौ में बैठा था जो बेख्तियार बोलता जा रहा था और अपने माजी के हर पन्ने से माहिर को रोशनास करवा रहा था। माहिर सांस रोक के उसकी आवाज़ सुन रहा था जो कमरे की खामोशी में इर्ताश बर्पा कर रही थी। माजी। ये मंजर था इस्लामाबाद के एक हाई स्कूल का, जहाँ इस वक्त ब्रेक का वक्त था। सभी तालिब इल्म इस वक्त अपनी अपनी क्लास से निकलकर कैंटीन का रुख कर रहे थे। ये 3 मंजिला स्कूल था जो बहुत बड़ा था। एक तरफ सरसब्ज ग्राउंड था, जबकि स्कूल के अहाते में एक बड़ा सा फुहारा लगा हुआ था, जिसे काफ़ी फासले पर चारों कोनों में संगी बेंच रखे गए थे। ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर कैंटीन्स मौजूद थी, जबकि फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर की क्लासेस के बच्चे इन्हीं दोनों कैंटीन से खाने या स्टेशनरी की अशिया खरीदते थे। हर क्लास को फ्लोर के हिसाब से रखा गया था, जैसे कि प्ले ग्रुप से लेकर 2 क्लास के बच्चे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कमरों में होते थे। फर्स्ट फ्लोर पर 3 से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे, सेकंड फ्लोर पर 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चे, जबकि थर्ड फ्लोर पर नाहम और दाहम की क्लासेस थी।
थर्ड फ्लोर पर लाइब्रेरी के साथ 3 साइंस लैब्स भी मौजूद थी। कॉरिडोर्स में चलते तालमेल में एक दूसरे से बेनियाज अपने दोस्तों से बातों में मसरूफ़ थे। ऐसे में एक 15-16 साल का लड़का जेबों में हाथ डाले नाक की सीध में चलता जा रहा था। स्याह रंग की पैंट और सफ़ेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। स्याह रंग की टाई ढीली हो चुकी थी और स्याह घने बाल माथे पर बिखरे हुए थे। स्याह आंखों पे गोल फ्रेम का नज़र का चश्मा लगा रखा था जो उसके गोल फेस कट और गोरी दमकती रंगत पे बहुत सूट कर रहा था। हल्की हल्की बियर्ड भी जाहिर हो रही थी। रुख लाइब्रेरी की तरफ था जो कॉरिडोर के आखिरी कोने पे थी। उसके पीछे एक लड़की नाक फुलाए चलती उसकी मिन्नतें कर रही थी, मगर वो शायद कोई चिकना घड़ा था जिस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। लड़की सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस थी, स्कार्फ को सर पर डालकर आगे से गिरा लगा रखी थी, जबकि उसका दुपट्टा शोल्डर्स में अटका था। आखिर मेरी बात सुन क्यों नहीं लेते तुम? अब की बार वो चिढ़कर रुक गई थी। दोनों हाथ सीने पे बांधे अब वो खफकी से उसकी पुश्त को घूर रही थी। वो गहरा सांस भरकर रुका और उसकी तरफ पलटा। अपनी चश्मे के पीछे मौजूद स्याह आंखें सामने खड़ी लड़की पर गाड़ी जो उसकी फर्स्ट कज़न प्लस फ्रेंड थी, मगर इंतहा की ज़िद्दी भी थी। लुक अनाबिया, तुम जानती हो मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं, फिर क्यों पीछे पड़ी हो? वो अपनी भारी आवाज़ में संजीदगी से बोला तो वो नफ़ी में सर हिला गई। मैं पीछे पड़ी हूँ? ये बाकी सब भी चाहते हैं, अकेली मैं नहीं। और इसमें हर्जी क्या है? तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है तो एक गाना गाकर क्या जाएगा तुम्हारा? वैसे भी ये हमारी फेयरवेल पार्टी है, इसके बाद कहाँ हम अपने असातिज़ा और दोस्तों से मिल सकेंगे? प्लीज़ बेज़ाद, अनाबिया ने अब की बार रूहान से अंदाज में कहा तो वो नफ़ी में सर हिला गया। खली वली, हाथ जलाकर कहता वो रुका नहीं, बल्कि लंबे लंबे डग भरता लाइब्रेरी में दाखिल हो गया। उसका संजीदा अंदाज उसे बाकी सबसे मुनफरिद बनाता था। बाकी बच्चों की तरह उसे हल्ला गुल्ला करना पसंद नहीं था। वो लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो कहीं तालिब इल्म अपनी ब्रेक की कुर्बानी दिए कुतुब का मुताला करने में मसरूफ़ थे। वो भी रैक से किताब लेकर कुर्सी घसीट कर बैठा और तवज्जो से वरगर्दानी करने लगा। अनाबिया उसके पीछे नहीं आई थी क्योंकि वो जानती थी बेज़ाद को मुताला करते वक्त किसी का डिस्टर्ब करना पसंद नहीं था। ब्रेक आधे घंटे की थी और 15 मिनट गुजर चुके थे। मज़ीद 10 मिनट गुजरे तो अचानक उसकी कुर्सी को धक्का सा लगा। वो अगर मेज़ को ना थामता तो शायद दाएं जानिब गिर जाता। गुस्से से उठकर वो पीछे मुड़ा तो उसका गुस्सा ज़ाहिल होने लगा। उसकी कुर्सी के पास दाएं जानिब ज़रा से फासले पर एक लड़की गिरी, अपनी बाएं कूहनियाँ सुला रही थी। ज़मीन पर रगड़ खाने की वजह से उसकी कूहनी से उसके यूनिफॉर्म का बाजू फट गया था और काफ़ी खून बह रहा था जो उसके बाजू को सुर कर रही थी। सभी तालिब इल्म उसके गिर्द जमा होने लगे थे। उस लड़की की बेज़ाद की तरफ पूछ थी, तभी वो उसका आंसुओं से भरा चेहरा नहीं देख पाया था। ओह, ये तो ज़्यादा हो गया। जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। लाइब्रेरियन वहाँ मौजूद नहीं थी, तभी उस लड़की के बहते खून को देखते बेज़ाद की क्लास की एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा तो वो सर हिलाते बाहर निकल गई। बेज़ाद खामोशी से आगे बढ़ा और उस लड़की के सामने जा बैठा। लड़की की तरफ देखे बगैर उसका बाजू थामा और उसके ज़ख्म का जायज़ा लेने लगा। खराश काफ़ी बड़ी आई थी और उसकी जिल्द फटने की वजह से वह जगह गहरी सुर्ख नज़र आ रही थी। उसकी आस्तीन फोल्ड करनी चाहिए मगर वो तेज़ी से हाथ चटकने लगी। मगर बेज़ाद की गिरफ्त मजबूत थी। बाजू तो ना छुड़वा पाई मगर झटका लगने से कराह कर रह गई। उसकी कराह पर सर झटकते बेज़ाद ने खामोशी से अपना रुमाल निकालकर उसकी कोहनी पर रुमाल बांधना शुरू किया। सफ़ेद रुमाल तेज़ी से सुर्ख होने लगा था मगर अब खून बहना कम हो गया था। बेज़ाद ने गिरा लगाई तो उस लड़की की दबी दबी सी चीख निकल गई। उसकी चीख पर बेज़ाद ने माथे पर बल डाले ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर उस लड़की को देखा, मगर नज़र उसके चेहरे पर जमी रह गई। वो 14-15 साल लड़की थी। सर पे सफ़ेद हिजाब लपेटे, बड़ी बड़ी भूरी आंखों में ढेर सारे अश्क, कपकपाते गुलाबी माइल होंठ, फूले फूले सुर्ख होते गाल, थोड़ी पे पड़ता गढ़ा, लंबी स्याह भीगी कपकपाती पल के लिए वो बेज़ाद को पल भर के लिए उसकी जगह साकिन कर गई थी। दिखने से वो कोई पठानी लग रही थी। उसके बाजू पे बंधे रुमाल पर लगा बेज़ाद का हाथ भी वहीं थम गया था। उस लड़की के आंसू अब भी लगातार बहते उसके सफ़ेद हिजाब में जज़ब हो रहे थे। नज़र बेज़ाद के उस हाथ पर जमी थी जो उसके ज़ख्म पर मौजूद था। वो अपना बाजू नहीं ला रही थी कि अगर बेज़ाद ने गिरफ्त सख्त की तो दर्द से उसकी एक और चीख निकल जानी थी। नाम क्या है तुम्हारा? बेज़ाद ने खुद को कहते सुना था। बेज़ाद के क्लासमेट्स ने हैरानगी से बेज़ाद को देखा था, जो अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। क्लास में भी उसका कोई ख़ास दोस्त नहीं सिवाय उसके कज़न हारिस और अनाबिया के। उसका मूड होता तो उन्हें सातवें आसमान पर बिठा देता, वरना बाकियों की तरह तो कौन मैं ख्वामखा वाला हिसाब था। संजवील नाम है इसका। वो लड़की आंसू बहाती चुप रही तो पास खड़ी उसकी क्लासमेट ने बेज़ाद को जवाब दिया था, इसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाओ। मेरे ख्याल से फर्स्ट एड बॉक्स लाने वाली वहीं सो गई हैं, उसने तंज़िया अंदाज में कहते उसी लड़की से कहा जिसने उसे उस लड़की का नाम बताया था। उसके तंज पर बेज़ाद की क्लासमेट खजल सी हो गई क्योंकि उसकी दोस्त फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अभी तक नहीं आई थी।
बेजाद उठा तो ब्रेक बंद होने की बेल हुई। बगैर पीछे देखे वो लाइब्रेरी से बाहर जा चुका था। उसके जाते ही बाकी सभी अपनी क्लासेस में जाना शुरू हो गए, जबकि बेला को उसकी दोस्त सहारा देकर उठाती प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाने लगी ताकि उसकी बैंडेज करवा सके। बेजाद एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। मिर्ज़ा गज़नवी का अपना क्लॉथ एंड ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का बिजनेस था, जिसको मिर्ज़ा गज़नवी और एराज गज़नवी ही संभालते थे। मिर्ज़ा गज़नवी के 2 ही बेटे थे, बड़ा बेटा एहराज और छोटा बेटा बेहज़ाद गज़नवी। मिर्ज़ा गज़नवी की ज़ौजा काफ़ी अरसा पहले वफ़ात पा गई थी। तब बेहज़ाद सिर्फ 4 साल का था। बचपन से अब तक उसने अपने बाप और भाई का ही प्यार देखा था, तभी वो उनका बेहद लाडला भी था। एहराज फैशन डिज़ाइनर था और तालीम मुकम्मल होने के बाद अपने बाप के साथ बिज़नेस में आ गया था। वो शादीशुदा था, लेकिन अभी तक उसकी औलाद नहीं हुई थी। उसकी बीवी दाइमा उसकी यूनिवर्सिटी फ़ेलो थी और दोनों ने एक साथ तालीम हासिल करने के बाद पसंद की शादी की थी। दाइमा भी कभी कभार कंपनी चली जाया करती थी, वरना अक्सर वो घर पर ही होती। बेहज़ाद अभी मैट्रिक का तालिब इल्म था और एक माह बाद उसके पेपर्स होने वाले थे। वो उसकी कज़न अनाबिया और अनाबिया का भाई हारिस एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अनाबिया और हारिस उसके चचा वसीम गज़नवी के बच्चे थे, जो उनके बंगले के साथ वाले बंगले में रहते थे। उनका अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस था। बेहज़ाद इस वक्त अपना बैग कंधे पर लटकाए, एक हाथ जेब में डाले नाक की सीध में चलता जा रहा था। अनाबिया और हारिस अभी स्कूल नहीं आए थे कि वो अपनी कार में आते थे और उन्हें पिक एंड ड्रॉप उनका ड्राइवर देता था, जबकि वो अपनी साइकिल पर स्कूल आता था कि उसे यूँ साइकिलिंग करना अच्छा लगता था। वो अपने ध्यान में थी जब उसकी निगाह एक तरफ लगे सिंगी बेंच पर बैठी लड़की की तरफ गई। वो वहीं थी जिसके बाजू पर बेहज़ाद ने कल अपना रुमाल बांधा था। बेसाख्ता ही उसके कदम उस लड़की की तरफ उठे और अगले पल वो उसके सर पर खड़ा था। जी, आवाज़ पर बेहज़ाद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जहाँ संजबील के साथ कोई लड़की भी बैठी थी। पहले तो वो उसे नज़र नहीं आई थी, या शायद संजबील को देखते उसने बाकी हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया था। मुझे संजबील से बात करनी है। नाक पे फिसलता चश्मा वापस उसकी जगह पर जमा कर संजीदगी से कहा तो वो लड़की एक नज़र संजबील को देखकर उठती दूसरी जानिब बढ़ गई। बेहज़ाद ने संजबील को देखा, जो आज भी कल की तरह हिजाब किए हुए थे। वो लड़की उसके मुंह से संजबील का सुनकर मज़ीद चौंकी थी। वो उनका सीनियर था और इतना तो वो भी उसके बारे में जानती थी कि वो हर किसी को याद नहीं रखता। तुम्हारा नाम किसने रखा था? बेहज़ाद ने बैग को बेंच पर अपने और उसके दरमियान रखते पूछा तो वो अपनी भूरी आंखें उठाए हैरत से उसे देखने लगी। क्या वो ये बात पूछने उसके पास आया था? मोरे ने, संजबील ने धीमे से लहजे में कहते अपना बैग उठाया था। इरादा यहाँ से उठकर जाने का था। व्हाट? मोरे ने? ये मोरे क्या होता है? बेहज़ाद ने कुछ हैरत से उसका कहा लफ्ज़ दोहराते पूछा। नज़रें अब संजबील के चेहरे पर घूम रही थी। हम पठान हैं और अपनी वालदा को मोरे ही कहते हैं। संजबील को उसके हैरत भरे तासुरात बुरे लगे थे, तभी कुछ खफकी से कहा, ओह नाइस, वैसे पठानी मतलब क्या है तुम्हारे नाम का? बेहज़ाद ने बेतुकल्फ़ी से पूछा था। संजबील का लफ्ज़ कुरान पाक में आया जिसका मतलब है अदरक। संजबील ने बेतासुर अंदाज में बता और वहाँ से उठना चाहा, मगर बेहज़ाद ने उसे बाजू से पकड़कर फिर से बिठा दिया। आप सीनियर हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझसे बदतमीज़ी करें। संजबील ने चटक कर कहा था। उसे बेहज़ाद का उसे छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। सॉरी, वैसे तुम्हारा नाम बहुत अजीब है। नहीं, भला अदरक भी कोई नाम हुआ? बेहज़ाद ने किन अखियों से उसे देखते तबसरा किया। उसकी बात पर संजबील का चेहरा गुस्से से मज़ीद सुर्ख हुआ था। संजबील, अयून जन्नत में से एक चश्मा है जिसके पास में अदरक का जायका और मज़ा है। कुरान पाक में ज़िक्र है कि और वहाँ उनको ऐसा जाम पिलाया जाएगा जिसमें सोंठ मिला हुआ होगा। संजबील, सोंठ एक खुशबूदार और हरारत पैदा करने वाली चीज़ है। इससे जन्नत के चश्मे का एक हल्का सा तस्वुर कायम होता है। संजबील की अमेज़ी से जन्नत की शराब कैफ आवर बनेगी। सलसबील के लघवी मायने है आसानी से हलक में उतरने वाला और रवा दवा। अहले अरब शराब में सोंठ मिलाकर पीते थे। इन्हीं का पसंदे खातिर नाम जिक्र फरमा दिया और बता दिया कि जन्नत में एक चश्मा इसी नाम का जारी है जिसमें सोंठ की बू तो होगी लेकिन उसके जायके की तलखी ना होगी। संजबील ने अपने नाम का मफहूम वाज़ेह किया तो वो तौसीफ़ी अंदाज में उसे देखने लगा। तुम काफ़ी दिलचस्प हो, बेहज़ाद ने बेसाख्ता कहा तो वो अपना बैग पकड़ाकर उठ खड़ी हुई। मेरी क्लास शुरू हो चुकी है, मुझे जाना है। वो बोलकर आगे बढ़ने लगी तो बेहज़ाद भी उसके साथ चल दिया। तुम्हारा ज़ख्म कैसा है अब? बेहज़ाद ने नरमी से पूछा तो वो अपने साथ चलते बेहज़ाद और रास्ते में नज़र आते स्टूडेंट्स की नज़रों से खाइफ होती तेज़ कदम उठाने लगी। ठीक है, आप अपने रास्ते जाइए, उसने बेहज़ाद को टोका। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मेरी क्लास भी आप ही की फ्लोर पर है। बेला साहिबा, बेहज़ाद ने तंज़िया कहा तो वो अपने लिए एक नया नाम सुनकर लब भिंच गई। संजबील नाम है मेरा और आज के बाद मुझे मुखातिब मत कीजिएगा।
संजबील इतना कहकर तकरीबन भागते हुए आगे बढ़ गई थी कि बेजाद पीछे ही रह गया था। उसके ओझल होते बेजाद रुका और उसे रास्ते पर नज़रें जमाए उस तरफ देखने लगा। दोनों की मंजिल एक थी, मगर वो उससे पहले आगे बढ़ गई थी। इस लड़की का चेहरा कल से उसकी आंखों में गड़ गया था। उसकी अश्कों से भूरी भूरी आंखें मुसलसल उसके जहन में घूमती रही थी। वो लड़की पहली ही नज़र में उसे अच्छी लगी थी और ये पहली बार था कि बेजाद ने सिंफ नाजुक में दिलचस्पी ली थी। 15 साल बेजाद गज़नवी अभी जवानी की दहलीज पे था और लड़के तो लड़कियों से ज़्यादा जल्दी बड़े और समझदार हो जाते हैं। वो भी इस नोयत के हर मामले से आगाह था और ख़ुद में ये तब्दीली उसे बुरी नहीं लगी थी। ज़ेरे लब मुस्कुराता वो भी अपनी क्लास की जानिब बढ़ गया और फिर यह बेजाद गज़नवी का मामूल बन गया था कि वह जहाँ संजबील पाई जाती वहाँ मौजूद होता। सुबह स्कूल आने के बाद उसके आसपास रहना, फिर ब्रेक के वक्त, फ्री पीरियड में और फिर छुट्टी से पहले भी। वो तब तक स्कूल में रहता था जब तक संजबील घर न चली जाती। दूसरी तरफ संजबील उसके अंदर तक उतरती निगाहों से खाइफ होती, मुसलसल उससे छुपने की कोशिशों में होती थी। इस तरह की सूरत-ए-हाल से उसका वास्ता पहली दफ़ा पड़ा था कि कोई लड़का हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। वो अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी और जिस घराने से वो ताल्लुक़ रखती थी उसमें तो ऐसी बातों में ख़ास एहतियात की जाती थी। अपनी तरफ से वो बेजाद को अवॉइड कर रही थी, लेकिन फिर भी उससे पीछा नहीं छुड़वा पा रही थी। इस वक्त भी वो लाइब्रेरी में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी जब उसके सामने वाली कुर्सी पर बेजाद आन बैठा। दोनों के दरमियान टेबल हाइल थी। इस वक्त ब्रेक थी तो दोनों ही फ्री थे। उसकी दोस्त गुलबानो ने हनकारा भरा तो संजबील ने अचंभे से उसे देखा, फिर उसके इशारे पर सामने देखा तो बेजाद को बैठे देखकर उसके हवास मुख्तल हुए। तेज़ी से नज़रें झुकाए, फिर से किताब पर तवज्जो मरकूज़ की। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। गुलबानो ने उसके कान में सरगोशी की। भानो प्लीज़, मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। संजबील ने नागवारी से उसे टोका। हाँ, तुम तो बाबा आदम के ज़माने की हो, जिसे पता नहीं क्या अच्छा लगता है। देखो तो कितनी मोहब्बत करता है वो तुमसे। तुम तो खुश नसीब हो, वरना लड़कियां तरसती हैं उससे बात करने को। बानो ने खफकी से कहा तो वो सर झटक गई। मेरा शुमार उन लड़कियों में नहीं होता, नज़रें झुकाए ही जवाब दिया था। वो तुम्हें देख रहा है संजबील। बानो के पुरजोश अंदाज में कहने पर संजबील की निगाह बेसाख्ता बेजाद की तरफ उठी थी, जिसकी चश्मे के पीछे स्याह आंखें उसी को देख रही थी। संजबील की कान से भूरी आंखों का टकराव बेजाद की स्याह आंखों से हुआ था और वो एक पल को अपनी जगह थम कर रह गई थी। बेजाद की निगाहों में उसे कोई शोखी या वार्फतगी नज़र नहीं आई थी, बस एक सुकून था, इत्मीनान था और एहतराम भी। संजबील यकतिक उसे देखे जा रही थी। जब उसकी महवियत को नोट करता वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देखकर संजबील ने गड़बड़ाकर नज़रें चुराई थी। दिल में धक्कम पैर शुरू हो चुकी थी। तवज्जो किताब की तरफ मरकूज़ करनी चाहिए, लेकिन हर्फ गड़मड़ से होने लगे। स्याह हर्फों पे स्याह आंखें छाने लगी थी। जितना भी खुद को रोकती, लेकिन थी तो वो एक लड़की ही ना, जो अभी इस उम्र में थी जिसमें चाहे जाने का एहसास बहुत दिलकश लगता है। उफ़, वो कितना क्यूट है यार। ऐसा चश्मा भी किसी किसी को सूट करता है। तुम कितनी लकी हो। बानो के लहजे में हसरत थी और कह भी वो सच ही रही थी। गोल फ्रेम वाला चश्मा बेजाद के गोल मटोल और खूबसूरत चेहरे पर बहुत सूट करता था। दूसरा उसकी पेशानी पे गिरे बाल उसे मज़ीद जाज़बे नज़र बनाते थे। संजबील शायद अपने ख्यालों को झटक देती, मगर गुलबानो की बातें उसे ऐसा करने से रोक रही थी। संजबील ने किन अखियों से सामने देखा तो वो उसे किताब पढ़ता नजर आया। मैं जा रही हूँ। खुद ही से घबराती वो किताब उठाती उठ खड़ी हुई। बानो उसे रोकती रह गई, लेकिन वो रुकी नहीं थी। लाइब्रेरियन को किताब जमा करवाकर वो अपने क्लास में चली गई थी। उसे जाते देखकर बेजाद ने मुस्कुराकर किताब रखी थी। आप उसे पसंद करते हैं ना? गुलबानो से मुस्कुराता देखकर पूछा था, जिस पर बेजाद ने उसे देखा। तुमसे किसने कहा? बेजाद ने उल्टा सवाल किया। कहने की क्या ज़रूरत है, बाकी सबको भी महसूस होता है। क्या आप संजबील को पसंद करते हैं? गुलबानो ने कंधे झुकाकर कहा तो वो मदम सा हंसा। पसंद से कुछ आगे की चीज़ है जो मैं महसूस करता हूँ। क्या वो मेरे बारे में तुमसे बात करती है? बेजाद ने सरगोशी के अंदाज में सवाल किया। नहीं। गुलबानो ने नफ़ी में सर हिलाया तो वो अफसुर्दा सा होता उठ खड़ा हुआ। क्या मैं उसे अच्छा नहीं लगा? बेजाद ने कुछ सोचकर पूछा। गुलबानो संजबील की दोस्त थी तो इतना तो वो जानती ही होगी। पता नहीं, लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं है। गुलबानो ने कंधे झुकाए। क्या सब? बेजाद ने अचंभे से पूछा। यहीं आपका उसके इर्द गिर्द मंडलाना और उसे घूर घूर कर देखना। गुलबानो ने जवाब दिया तो वो लब भींच गया। कहाँ चली? गुलबानो ने उसे जाते देखकर सवाल किया, मगर वो बगैर कोई जवाब दिए लाइब्रेरी से बाहर निकल गया था। गुलबानो वहाँ से उठकर क्लास में आए थे और संजबील को बेजाद से हुई अपनी गुफ्तगू के बारे में बताया था, जिसे सुनकर संजबील ने कोई तबसरा नहीं किया था, जिस पर गुलबानो भी कंधे झुका गई थी। छुट्टी की बेल होते ही वो अपना बैग उठाए बाहर आकर संगी बेंच पर बैठ गई। उसके बाबा उसे लेने आते थे। स्कूल से छुट्टी होने के तकरीबन आधे घंटे बाद वक्त गुजारी की खातिर वो अपने बैग से किताब निकाले उसका मुतालिया करने लगी थी। आजकल स्कूल में
फेयरवेल पार्टी की तैयारियां चल रही थी जो उन्होंने अपने सीनियर्स यानी बेजात लोगों की क्लास को देनी थी। सब ने उसे किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने को कहा था, लेकिन वो सहूलत से मना कर गई थी कि उसे ये सब पसंद नहीं था। तुम तो बहुत पढ़ाकू हो भाई। उसके हाथ से किताब चपटकर उसके पास बैठने वाला कोई और नहीं, बेजात गजनवी था। संजमील ने नागवारी से उसे टोका था, मगर वो किताब अपनी बाएं तरफ रख चुका था। उसके और संजमील के दरमियान बेजात गजनवी का बैग पड़ा हुआ था और संजमील की किताब अब उसकी पहुंच से काफ़ी दूर हो गई थी। क्या बदतमीज़ी है, संजमील ने चटक कर कहा तो वो कंधे झुका गया। मैं बहुत शरीफ बच्चा हूँ, मुझे क्या पता बदतमीज़ी क्या होती है। अपनी काली आंखों को घुमाता वो मासूमियत से बोला तो वह दांत पीसती नजरें चुरा गई। इस वक्त उसे कोई भी देखता तो यही कहता कि उससे ज़्यादा मासूम इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। देखिए बेहजाद, वो अभी बोल ही रही थी जब बेहजाद ने उसकी बात काटी। क्या कहा? बेहजाद ने हैरत से पूछा। अभी तो कुछ कहा ही नहीं मैंने, कहने देंगे तो कहूँगी ना, वो झुंझलाई थी। नहीं, तुमने कहा देखिए बेहजाद, दोबारा कहो भला, बेहजाद ने पुरजोश होकर कहा तो वो गड़बड़ाई। देखिए बेहजाद, वो अपना जुमला मुकम्मल करने लगी थी जब एक बार फिर वो उसकी बात काट गया। वल्लाह, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि तुम मुझे बेहजाद की बजाय गाजी कहो। बेहजाद तो मुझे सब कहते हैं। बेहजाद ने दिल पर हाथ रखते फरमाइश की तो वह हैरान से उसे देखने लगी। मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी कि आप मुझे तंग करते हैं। अब की बार उंगली उठाकर उसे धमकी दी। मैं तुम्हारी दी हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। उसकी उंगली में अपनी उंगली उलझाकर नज़रें उसके चेहरे पर टिकाई जहाँ घबराहट के आसार वाज़े थे। छोड़िए मेरी फिंगर, संजमील ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते कहा था। मुबादा कोई देख ना रहा हो। वैसे क्या मैं प्यारा नहीं हूँ? बेहजाद ने उसके चेहरे पर खौफ देखते उसकी उंगली आज़ाद की थी। प्यारे हो तुम, अब मेरी किताब दो, उकताकर वो आपसे तुम पर आई थी कि सामने वाले को इज्जत रास ही नहीं थी, लेकिन मुकाबिल ने भी बुरा नहीं मनाया था। प्यारा हूँ तो तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? बेहजाद ने अब की बार संजीदगी से पूछा, जिस पर वो कर्ज कर उससे देखने लगी। अपनी तारीफ सुनने का शौक है तो किसी और से करवा लो ना, संजमील ने कहा तो वो मुस्कुराया। कोई और मेरी पठानी जैसी है ही नहीं, और ना ही ये हक मैं किसी और को देता हूँ, बेहजाद ने गहरे लहजे में कहा तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। मैं तुम्हारी पठानी नहीं हूँ और प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें मत करो, संजमील ने आजिज़ आकर इल्तिजा की। तुम मेरी ही हो और बहुत जल्द तुम खुद भी ये बात कबूल कर लोगे, बेहजाद ने मजबूत लहजे में कहा तो वो कहीं पल उसे देख के गई। उसकी बातों से संजमील का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था और अब भी बेसाख्ता तेज़ी से धड़कने लगा था। यह एहसास बहुत खूबसूरत था कि कोई उसे इतना चाहता है। कम उम्री के जज्बात बहुत जल्दी हमला आवर होते हैं, वो भी तब जब इंसान को अपने अच्छे बुरे की सही से पहचान भी ना हो। हम पठान हैं और हम में ऐसी बातों को पसंद नहीं किया जाता। अगर मेरे बाबा को पता चला तो वो मुझसे खफा हो जाएंगे। संजमील ने साफ कोई से काम लिया था और वो कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। अगर किसी को ये सब पता चल जाता तो शायद उसे पढ़ाई छुड़वा कर घर बिठा लिया जाता। मैं एक इंतहाई शरीफ लड़का हूँ जिसे तुम अच्छी लगती हो। मैं कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा कि मुझे तुमसे या खुद से ही नज़रें चुरानी पड़े। छोटा हूँ मगर अक्लमंद भी हूँ, संजमील की बात सुनकर उसने खफकी से कहा था, जिस पर वो नज़रें चुरा गई। तो फिर ये पसंद वाले काम शरीफ लड़के तो नहीं करते ना? यहाँ इतनी लड़कियाँ, तुम उनमें से किसी को पसंद कर लो। संजमील ने कुछ देर बाद उसे मशवरे से नवाजा तो वो चिढ़ गया। बाकी सब संजमील नहीं है ना, और वैसे भी अभी तो हम छोटे हैं। जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा तो तुमसे शादी कर लूँगा। बेहजाद ने अपनी प्लानिंग बताकर उसे देखा, जिसके चेहरे पर शादी का जिक्र सुनकर सुर्खी छा गई थी। वाह, तुम बहुत क्यूट हो यार। उसका सुर्ख गुलाबी फूला सा गाल खींचकर बेसाख्ता बोला तो वो कराह कर रह गई। दूर रहकर बात किया करो मुझसे, संजमील ने अपना गाल सुलाते टोका तो वो हंसा। मतलब बात तो कर सकता हूँ ना? बेहजाद ने उसकी बात से अपने मतलब का मतलब निकाला। देखो तुम, संजमील ने एक बार फिर उसकी तरफ उंगली उठाई, जिसे वो सरल से अपनी उंगली में कैद कर गया। देख ही तो रहा हूँ। बेहजाद का लहजा मोहब्बत की गुमाजी कर रहा था। संजमील घबराती हुई सीधी हुई, मगर उंगली अब भी बेहजाद की उंगली में जकड़ी हुई थी। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ पठानी, सिर्फ 1 साल की बात है, फिर तुम भी मेरे वाले कॉलेज में एडमिशन लेना। उसके बाद हम एक ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद हम शादी कर लेंगे। कैसा? बेहजाद ने सारी प्लानिंग कर रखी थी, जबकि उस 15 साला लड़के के मुंह से ये सारी बातें सुनते संजमील बेहोश होने को थी। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, लड़के लड़कियों से ज़्यादा समझदार होते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा बेला। बेहजाद गजनवी अपने जज्बात में बहुत खरा और सच्चा है। जो भी कहता है उसे मरते दम तक निभाता है। अगर कभी तुम्हें मैं झूठा लगूं तो जो चाहे सजा दे देना। जानता हूँ कि अभी हम छोटे हैं, लेकिन मोहब्बत छोटा बड़ा नहीं देखती, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि बेहजाद गजनवी को संजमील खान अफरीदी से मोहब्बत हो गई है। बेहजाद ने संजीदगी से कहा तो वो उसे कहीं से भी 15 साल का नहीं लगा था। उसका लहजा पल पल बदलता था, मगर एक चीज़ जो उसके लहजे में मुश्तरक थी
वो उसके लहजे से संजबील की छलकती मोहब्बत थी। मैं संजबील के लब कुछ कहने की चाह में फड़फड़ा कर रह गए थे। मेरी मोहब्बत में बकरी बनने की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम इंसानी रूप में ज़्यादा अच्छी लगती हो। और हाँ, जिस दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए मुझे गाजी कहकर पुकार लेना। मैं समझ जाऊँगा कि मुझ नाचीज़ को मलका आलिया ने दिल में जगह दे दी है। उसके सामने खड़े होकर सीने पर हाथ रखकर वो कॉर्निश बजा लाता बोला तो ना चाहते हुए भी संजबील के लबों पर तबस्सुम खिल उठा, जिसे वो फ़ौरन छुपा गई थी। अल्लाह हाफिज़, मोहब्बत से कहता वो स्कूल से बाहर निकल गया था कि अब संजबील के जाने का भी वक्त हो गया था। पीछे वो कितनी ही देर तक उसकी बातों और लहजे में खोई उसकी बातों को सोचती रही थी। और फिर गुजरते वक्त के साथ साथ संजबील के दिल में बहसात गज़नवी की मोहब्बत जागने लगी थी। उन दोनों के दरमियान हुई बात को 2 हफ्ते गुजर गए थे और इन 2 हफ्तों में बहसात ने दोबारा उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब भी संजबील सामने होती तो एक बेसाख्ता सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर खिलने लगती थी। वो अपने फालतू वक्त में संजबील के आसपास रहता उसे अपने होने का एहसास दिलाता था और वो इस एहसास को बाखूबी महसूस भी करती थी। बेजाद की खुद पर उठती वारफ्तगी भरी निगाहें और उसकी अलवही सी मुस्कुराहट उसे बेजाद की तरफ मतवज्जे करती थी। यह एहसास उसे अच्छा लगने लगा था कि कोई उसे अहमियत देता है। बेजाद की मौजूदगी तो एक तरफ, उसकी दोस्त गुलबानो ने भी उसके दिल में बेजाद की मोहब्बत भरने में कोई कसर न छोड़ी थी। बेजाद के हवाले से उसे छेड़ना, बेजाद की मौजूदगी में उसे बेजाद की तरफ मतवज्जे करना गुलबानो ने अपना फ़र्ज समझ लिया था। और ये तो सच है कि अगर इंसान को कोई पसंद ना भी हो तो दोस्त उसके हवाले से छेड़ कर उसे पसंद करने पर मजबूर कर देते हैं। और ऐसा ही संजबील के साथ हुआ था कि वो बेजाद के बारे में सोचने लगी थी। उसकी बातों पर संजबील बस शर्मा कर रह जाती थी, मगर ये सच ही तो था कि वो खुद भी बेजाद के बारे में सोचने लगी थी। करते करते वो दिन भी आ गया था जब स्कूल में सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी का फंक्शन था और इन्हीं दिनों बेजाद को चाचू बनने की खुशखबरी मिली थी। वो बहुत खुश था और इस खुशी का इजहार वो सबके सामने करना चाहता था, जिसका मतलब थोड़ा अलग था और सब अनजान भी थे। पार्टी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी और स्कूल के बड़े से हॉल को खूबसूरती से सजाया गया था। संजबील भी गुलबानो के हमरा स्कूल पहुँच चुकी थी। गुलबानो ने कलियों वाला फ़्राक पहने थी, जबकि संजबील ने स्याह रंग की बारबी फ्रॉक पहनी थी। सर पर गोल्डन रंग का हिजाब कर रखा था, हल्के फुल्के मेकअप के साथ होंठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाई थी। नेट का दुपट्टा उसने कंधे पर डाल रखा था, जबकि हिजाब को इस तरह सेट किया था कि वो कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। स्कूल आते ही उसने निगाहें इधर उधर दौड़ाई थी, मगर वो उसे नज़र नहीं आया था, जिसकी नज़रों के हसार में वो हमा वक्त खुद को महसूस करती थी। जाने क्यों उसका दिल बुझा था। सुबह के 10 बजे फंक्शन शुरू किया गया था, जिसमें ना हम क्लास के तलबा मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करते अपने सीनियर्स को इंटरटेन करने लगे थे। बेजाद की कज़न अनाबिया और हारिस भी आ चुके थे, मगर बेजाद गायब था। संजबील बुझे से दिल से सामने स्टेज पर मौजूद अपने क्लासमेट्स को देख रही थी, जो अब पजल गेम खेल रहे थे। अचानक जाने कहाँ से बेजाद स्टेज पर नमूदार हुआ था। उसके हाथ में माइक था और नज़रें सबकी तरफ घूम रही थी, और फिर वो नज़रें संजबील पर जा रुकी थी। संजबील पर निगाह पड़ते वो बेसाख्ता मुस्कुराया था, जबकि संजबील आज उसे देखती दिल ही दिल में यह एतराफ़ करने पर मजबूर हो गई थी कि बेजाद वाकई बहुत हैंडसम था, जो इस वक्त स्याह रंग के प्रिंस पैंट कोट में मलबूस बहुत वजीह लग रहा था। स्याह गोल्ड फ्रेम का चश्मा आंखों पे लगा रखा था, जबकि बाल हमेशा की तरह माथे पर बिखरे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बेजाद ने मुस्कुराते हुए सबको सलाम किया था, जिस पर सब ने बाआवाज़ बुलंद जवाब दिया था। पहली कतार में बैठी अनाबिया भी हैरत से उसे देख रही थी। उसकी मिन्नतें करके वो थक हार कर चुप कर गई थी, मगर उसने फेयरवेल पार्टी में गाना गाने की हामी नहीं भरी थी, और अब यूँ अचानक स्टेज पर उसे देखकर वो चौंक ही तो गई थी। आज मुझे यहाँ देखकर आप सबको हैरानी हो रही होगी, तो मैं बताता चलूँ कि आज मैं यहाँ एक गाना गाने आया हूँ, वो भी समवन स्पेशल के लिए, जो आज आप सबके दरमियान मौजूद है। बेजाद ने कहकर एक गहरी निगाह अनाबिया के पीछे वाली कतार में बैठी अपनी पठानी पर डाली थी। जहाँ संजबील का दिल धड़का था, वहीं अनाबिया ने भी आंखें मीच कर खोली थी। अनाबिया की सहेलियों ने उसे मायनी खेजी से देखा था, जिस पर वह सुर्ख पड़ी थी। उसे यकीन था कि बेजाद उसी की बात कर रहा था। वो बेजाद को पसंद करती थी और उसे यकीन था कि बेजाद भी उसको पसंद करता है। आफ्टर ऑल वो एक दूसरे के कज़न होने के साथ साथ बेहतरीन दोस्त भी तो थे। वो तुम्हारे लिए गा रहा है, संजबील के पहलू में बैठी गुलबानो ने उसे टोहका मारते सरगोशी में कहा, तो वो धड़कते दिल पर काबू पाती सामने देखने लगी, जहाँ बेजाद एक स्टूल पर बैठ चुका था। मैं हूँ, वो है, बातें हैं बस दरमियाँ। स्टूल पर बैठा माइक अपने मुंह के सामने करता वो अपने चश्मे के पीछे छुपी स्याह आंखें संजबील के मनमोहने चेहरे पर गाड़ गया था। हर दिन शाम में एक तू ही है हमनवा,
हाथ का इशारा उसकी तरफ करता वो दिलकशी से मुस्कुराया था, जबकि सभी स्टूडेंट्स ने हूटिंग की थी, लेकिन किसी को सही से समझ नहीं आया था कि ये इशारा किसकी तरफ किया गया था। ज़्यादातर को यही लगा था कि बेजाद का इशारा अपनी कज़न अनाबिया की तरफ है। सभी टीचर्स भी बैठे इंजॉय कर रहे थे। आज पार्टी थी तो सबको आज़ादी थी कि वो इंजॉय करें। वैसे भी वो हाई क्लास बच्चे थे जिनमें ऐसी बातों को मायूब नहीं समझा जाता, और बेजाद तो उनका फेवरेट स्टूडेंट था और उन्हें मालूम था कि वो कभी कोई इखलाक से गिरी हरकत नहीं करेगा। पल के उसकी उठती हैं तो दुनिया मेरी रुक जाती है, देखे मुझको पल भर जो तू सांस से मेरी थम जाती है। अपने दिल पे हाथ रखता वो जंजील की लरजती पलकों को देखता गा रहा था, जबकि जंजील कहीं छुप जाने को जगह ढूंढ रही थी। मैं दीवाना मैं तो गया, दुनिया छोटी दिल भी गया। मैं दीवाना मैं तो गया, दुनिया छोटी दिल भी गया। पुरसोज आवाज़ में गाना गाता वो मुसलसल जंजील पर नज़रें जमाए हुए था। उसकी नज़रों की तपिश, उसकी वाफ्तगी महसूस करते जंजील की पलकें लरज रही थी, जबकि दिल सूखे पत्ते की तरह कपकपा रहा था, जैसे सबको पता चल जाएगा कि बेजाद ये गाना किसके लिए गा रहा है। जंजील के चेहरे पर छाई हया की लाली और उसकी पलकों का रक्स बेजाद को मबहूत कर रहा था। तभी वो इर्द गिर्द से बेनियाज था। उसकी आवाज़ ही थी जो हर सू गूंज रही थी। बाकी सब खामोशी से बस उसकी आवाज़ को सुन और महसूस कर रहे थे। इतना गाकर वो सीने पर हाथ रख कर झुकता सबको थैंक यू करके स्टेज से नीचे उतरने लगा था, जब हारिस की आवाज़ पर रुका था। डियर कज़न, अपने समवन स्पेशल का नाम नहीं बताओगे? हारिस ने शरारत से पूछा। तो अनाबिया का दिल बेचैन हुआ, जबकि जंजील का दिल खौफ से धड़का था। अगर वो सबके सामने उसका नाम ले लेता तो क्या होता? नहीं, क्योंकि उसकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है और अपनी इज़्ज़त को कोई सबके सामने रुसवा नहीं करता। बेजाद ने बहुत गहरे लहजे में कहा था, और आखिर में जंजील को देखकर मुस्कुराया था, और एक बार फिर अनाबिया उसकी मुस्कुराहट को अपने नाम कर गई थी। बेजाद के जवाब पर सबने एक बार फिर वोटिंग की थी, जबकि बेजाद के टीचर्स मुस्कुरा गए दिए थे। अगर यहाँ बेजाद की जगह कोई और होता तो बड़े जोश से अपने समवन स्पेशल का नाम बताता, लेकिन यही तो सारी बात थी कि यहाँ कोई और नहीं, बेजाद गज़नवी था जो अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा मैच्योर था। यू आर सो लकी जंजील, मैंने कहा था ना कि वो सबसे अलग है। गुलबानो ने खुशी से चहकते एक बार फिर जंजील के कान में सरगोशी की तो वो झीम सी गई। बेजाद अब स्टेज से उतर गया था, जबकि नाहम क्लास के स्टूडेंट्स अब फंक्शन का इख्तिताम करने लगे थे। बारी बारी ताहम क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को बुलाकर उनसे स्कूल में गुजरे सुनहरे वक्त के बारे में पूछा जा रहा था। तुम कहाँ चली? गुलबानो ने जंजील को उठते देखकर पूछा। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। जंजील इतना कहकर अपनी फ्रॉक संभालती हॉल से बाहर निकली थी। इधर उधर नज़रें दौड़ाती वो अभी वॉशरूम की तरफ बढ़ ही रही थी, जब अचानक एक रूम का दरवाज़ा खुला और किसी ने उसे बाजू से पकड़कर अंदर खींचा। इस अचानक अफ्तार पर उसके मुंह से चीख बरामद हुई थी, मगर वहाँ कोई था नहीं जो उसकी चीख पर ध्यान देता। गाजी! अपने सामने बेजाद को देखते वो बेसाख्ता बोली थी, जबकि बेजाद जो अब उसका हाथ छोड़कर सामने बेंच पर बैठा था, हैरत से उसे देखते फिर से उसके सामने आन खड़ा हुआ था। तुमने मुझे गाजी कहा? बेजाद ने खुशगवार हैरत से पूछा। तो बेजाद को संजबील को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। झूठ नहीं, हाँ कहा ना तुमने गाजी। याद है मैंने क्या कहा था कि मुझे गाजी कब कहना? बेजाद ने नरमी से उसे टोकते पूछा तो वो नज़रें चुरा गई। इधर देखकर बात करो ना, अच्छा नहीं लग रहा मैं? अपना चश्मा उतारकर उसके हिजाब से ढके सर पर ताज की तरह पहनाते पूछा। अच्छे लग रहे हो, जंजील ने बगैर उसे देखे जवाब दिया था। पसंद करती हो ना मुझे? बेजाद ने उसका हाथ थामकर उसे डेस्क पर बिठाते नरमी से पूछा। हम अभी बहुत छोटे हैं और ये काम हमारे करने के नहीं है। मुझे ऐसे मामलात से डर लगता है। मैं नहीं चाहती मेरे बाबा का सर मेरी वजह से झुके। उन्होंने बहुत मान और भरोसे से मुझे तालीम हासिल करने का हक़ दिया है और मैं उनका मान नहीं तोड़ना चाहती। संजबील ने अपने हाथों पर नज़रें जमाए कहा तो वो उसके सामने बैठा। मैं जानता हूँ अभी हम बहुत छोटे हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें अपनी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है। यकीन मानो मुझे भी तुम्हारी इज़्ज़त अजीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई गलत काम करेंगे। मैं तुम्हें बस बताना चाहता था ताकि तुम सिर्फ मेरी होकर रहो, किसी और के बारे में सोचो भी नहीं। ये कोई वक्ती पसंदीदगी नहीं है, प्यार है, और मैंने सुना है पहला प्यार कभी नहीं भूलता। आज यहाँ हमारा आखिरी दिन है तो मैं तुम्हें अपना पाबंद करना चाहता हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार करना। मुझे भूल कर किसी और को अपना हमसफ़र मत चुन लेना। जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा से मांग लूँगा, वो मान जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। फैज़ान ने नरमी से उसे समझाते कहा था। अभी वो ये नहीं जानता था कि जितना आसान वो समझ रहा है हर मामला इतना आसान नहीं होता। मगर मैं, संजबील ने कहना चाहा मगर वो उसकी बात काट गया। तुमने मुझे गाजी कहा, इसका मतलब है तुम मुझे पसंद करती हो। अब ये मत कहना कि नहीं करती। फैज़ान ने उसे तनबीह की तो वो खजल सी होती इधर उधर देखने लगी। वो सच में यही कहने वाली थी। अच्छा छोड़ो, मुझे पता है कि मैंने जो कहा है तुम उस पर अमल करोगे।
आखिर को पठानी हो, अपनी ज़बान से मुकरोगी थोड़ी। ये गाना जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए गाया, वो आता है तुम्हें? फ़िज़ा ने आखिर में सवाल किया। तो वो जो ये सोच रही थी कि उसने कब ज़बान दी है, बेध्यानी में इस बात में सर हिला गई। तो फिर गाकर सुनाओ, और जहाँ से मैंने अधूरा छोड़ा था वहीं से, फ़िज़ा ने फरमाइश की। तो वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। फ़िज़ा उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों को देखता दिल से मुस्कुराया। मेरे लिए, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। फ़िज़ा ने नरम निगाहों से उसे तकते उसके फूले फूले गुलाबी गाल खींचते कहा। तो वो उसकी हरकत पर चीमती पीछे हुई। नफ़ी में सर हिलाती वो गाना गाने से इनकारी थी। यहाँ आज मेरा आखिरी दिन है, पहली दफ़ा तुमसे किसी ख्वाहिश का इजहार किया मैंने। फ़िज़ा ने शिकवा कुना निगाहों से उसे देखा। तो वो फ़िज़ात को देखने लगी। आंखें बंद करो अपनी, सनमील ने नर्वस होते कहा। तो वो खुलकर हंसा। शुक्र है मेरी पेठानी ने कान बंद करने को नहीं कहा। फ़िज़ा ने आंखें बंद करते मुस्कुराहट दबाकर कहा। तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। आंखें बंद किए फ़िज़ात उसे इस वक्त इंतहाई मासूम लग रहा था, जो उसके एक बार कहने पर आंखें बंद कर गया था। उसका हक से मेरी पठानी कहना संजमील को एक अलग ही दुनिया में धकेल देता था, जहाँ 4 सूबेज़ाद गज़नवी की मोहब्बत के जुगनू थे। बाजी तेरी, शर्तें मेरी, होंगी वही जिसमें तू राज़ी है। फ़िज़ात को देखते धीमे सुर में उसने गाना शुरू किया था। उसने पहले कभी किसी के सामने नहीं गाया था। हाँ, तन्हाई में वो अक्सर गुनगुनाती रहती थी, तभी अब कुछ घबरा भी रही थी। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर फ़िज़ात के लबों पर मुस्कुराहट ने बसेरा किया था। बिलाशुबा उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। सुर मुकम्मल नहीं थे, लेकिन आवाज़ में सोच था, जिसे वो अपने दिल में उतरता महसूस कर रहा था। जीतती मैं जो, तू तो मेरा, हारी अगर तो मैं हूँ तेरी। गाने के ये बोल बोलते संजमील ने नज़रें चुराते रुख मोड़ा था कि फ़िज़ात के लबों की गहरी होती मुस्कुराहट उसे खजल होने पर मजबूर कर गई थी। तेरी बातों को सच में है रंग दिया मेरे इस दिल में, सुर तेरा है तेरा। उसके चुप होने पर फ़िज़ात आंखें खोलता उसके करीब आया और अपनी जेब से कुछ निकालते उसके पीछे पीछे धीमे से सुर में गुनगुनाया था। मैं दीवाना, मैं तो गया, दुनिया झूठी, दिल भी गया। उसके गले में चांदी की चेन डालते उसने संजमील का रुख अपनी जानिब किया था, जिस पर वो कुछ शर्माती नज़रें झुकाए उसकी तरफ घूमी थी। फ़िज़ा ने उसके स्कार्फ में अटकी चेन को देखा था, जिसके अंदर एक नगीना लटक रहा था। आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है, क्या मैं तुम्हारी यादों को अपने पास कैद कर सकता हूँ? फ़िज़ा ने उसके चेहरे को देखते सवाल किया। तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। तुम बहुत भोली हो लड़की, नफ़ी में सर हिलाकर कहता वो अपनी जेब से मोबाइल निकालने लगा। फिर उसके साथ खड़े होकर खूबसूरत जावियों में 5-6 सेल्फीज़ ली। फिर सिर्फ संजमील की 1-2 तस्वीरें ली। बस करो अब, संजमील ने खाइफ होते कहा था। आज तो ना रोको मुझे, फ़िज़ा ने कुछ खफके से कहा। इससे पहले कि संजमील कुछ कहती, अचानक से दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। वो अनाबिया थी, जो अब उन दोनों को देख रही थी। आंखों में वाज़िह तैश था, जिसे फ़िज़ा अपनी खुशी में देख नहीं पाया था, जबकि संजमील तो उसके आने पर घबराती 2 कदम पीछे हुई थी। अनाबिया आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। फ़िज़ा ने खुशी से उसे अंदर आने का कहा। तो वो कदम उठाती उसके करीब पहुंची। ये संजमील है, मेरी पठानी, मेरा मतलब तुम्हारे फ्रेंड की मोहब्बत। फ़िज़ात के तारुफ करवाने पर अनाबिया को अपना आप चलता महसूस हुआ था। जहाँ वो अपने आप को देखना चाहती थी, वहाँ कोई और लड़की खड़ी थी। फिर कैसे वो पुरसुकून रहती। हाय, मैं बेज़ात की कज़न प्लस बेस्ट फ्रेंड। अनाबिया ने सर से पैर तक संजमील को घूरते अपना तारुफ करवाया था। फ़िज़ात मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहा था। वो खुश था, इस बात से अनजान कि अनाबिया के दिल में क्या चल रहा था। मैं संजमील खान अफरीदी हूँ। संजमील ने धीमे से लहजे में अपना तारुफ करवाते अनाबिया का बढ़ा हुआ हाथ थामा था। टेल फ्राक में मलबूस नफासत से किए गए मेकअप के साथ अनाबिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। दुपट्टा लापरवाही से कंधे पर झूल रहा था। वो हसीन थी, मगर संजमील हसीन तरीन थी, और यही बात अनाबिया को खिल रही थी। तो आज जो गाना तुमने गाया वो संजमील के लिए था? हाँ, बज़ाहिर हंसती हुए अनाबिया के सीने पर सांप लौट रहे थे। उसकी बात सुनकर बेज़ार ने बालों में हाथ फेरते मोहब्बत से संजमील को देखा था, जो उसके देखने पर नज़रें चुरा गई थी। ऑफ कोर्स, बेज़ार ने अनाबिया की बात की तस्दीक की। तो वो जलकर राख हो गई। वेरी गुड, खैर बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, अभी सब तुम्हें खाने पर बुला रहे हैं। अनाबिया ने मौजू बदला। चलते हैं, पहले तुम मेरी और बेला की कुछ कपल तस्वीरें बना दो। फ़िज़ा ने अपना फ़ोन उसके हाथ में थमाया और ख़ुद संजमील के साथ कुछ फासले पर खड़ा हुआ। स्याह रंग के कपड़ों में मलबूस वो एक साथ मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। हया की लाली गालों पर लिए संजमील और उसके साथ मोहब्बत से उसको तकता बेज़ात गज़नवी दोनों ही अनाबिया को इंतहा से बुरे लग रहे थे, मगर अभी वो कुछ बोल नहीं सकती थी। कुछ बोलकर वो बेज़ात की नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती थी कि अभी उसे बहुत कुछ करना था। तभी खामोशी से उनकी तस्वीरें बनाने लगी। मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी हैं, अब चलें? अनाबिया ने 5-6 तस्वीरें खींचकर कहा। हाँ चलो संजमील, फ़िज़ा ने संजमील को मुखातिब किया। तो अनाबिया ने उसे टोका। अरे संजमील, तुम हमारे जाने के बाद आना।
अब ऐसे हमारे साथ जाओगी तो सब तुम्हें हमारे साथ देखकर हैरान होंगे और सबको समझने में मुश्किल नहीं होगी कि बेजाद की समवन स्पेशल कौन है। तुम समझ रही हो ना? अनाबिया ने लहजे में फ़िक्र समोए कहा तो वो सरी ला गई। गाजी, अनाबिया ठीक कह रही है, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। संजबील ने सादा से लहजे में बेजाद को मुखातिब किया तो अनाबिया के खून में शरारे दौड़ने लगे। बेजाद ने कभी किसी को, हत्ता कि अनाबिया को भी उसे गाजी कहने की इजाज़त नहीं दी थी कि गाजी उससे सिर्फ चंद ख़ास लोग ही बुला सकते थे, जिनमें उसके बाबा, भाई और भाभी शामिल थे। उनके अलावा और कोई नहीं। और अब संजबील के मुँह से गाजी सुनकर उसका जी चाहा था कि संजबील का मुँह नोच ले। ध्यान से आना। बेजार नरमी से उसका गाल थपथपाकर अनाबिया के हमरा बाहर की जाने बढ़ गया था। उनके जाने के बाद संजबील ने अपने गले में लटके पेंडेंट को देखते दिल में होती गुदगुदी को झीला था और फिर 5 मिनट के वक्फे के बाद बाहर की जाने बढ़ी थी। गुलबानो को उसने कुछ नहीं बताया था कि उसे शर्म महसूस हो रही थी। खाना खाने के दौरान भी वो मुसलसल बेजाद की नज़रों को खुद पर महसूस कर रही थी। जहाँ उसकी नज़रें संजबील के हाथ पांव फुला रही थी, वहीं अनाबिया का बस न चलता था कि संजबील को इस दुनिया से कहीं गायब कर दे। फंक्शन के इख्तिताम पर सब लोग एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहते घरों को लौट रहे थे और बाकी सब की मौजूदगी के ख्याल से बेजाद नज़रों ही नज़रों में संजबील को खुदा हाफिज़ कहता खुद भी घर के लिए रवाना हो गया था। तो ये थी इसकी तीसरी एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैं ज़्यादा एपिसोड नहीं दे पाती लंबी, और मैं मुश्किल होता है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करना, तो फिर मैंने दूसरे चैनल पर भी अब अपलोड करनी है, उसके लिए भी मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, तो इश्यूज़ होते हैं टाइमिंग के, क्योंकि वक्त नहीं होता तो सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी चौथी एपिसोड में, है ना? अगली चौथी एपिसोड होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।